जब से आई ये नई राह, दवाओं में छुपी है नई इच्छा। बिन किसी साइड इफेक्ट के ये दिलाएगी आराम किया। इलेक्ट्रो होम्योपैथी सेहत की नई परिभाषा। इलेक्ट्रो होम्योपैथी लोगों की सच्ची आशा। जड़ी बूटियों की शक्ति है इसमें, प्रकृति का ज्ञान छुपा है किस्म में। सटीक इलाज हो हर रोग का, बस इसके नियमों में जीवन जिए। इलेक्ट्रो होम्योपैथी है इसकी भाषा। इलेक्ट्रो होम्योपैथी रोगों की सच्ची आशा। जड़ी बूटियों की शक्ति है इसमें, प्रकृति का ज्ञान छुपा हर किस्म में। सटीक इलाज हो हर रोग का, बस इसके नियमों में जीवन जिए। इलेक्ट्रो होम्योपैथी नेचुरल है इसकी भाषा। इलेक्ट्रो होम्योपैथी सच्चा इलाज है इसका दावा। डॉक्टर मनीष पाटीदार ने हमें बताया, इस राह में सच्चाई का साया। रोग मिटेंगे दर्द मिटेंगे, सहज उपाय है हर जगह फैलाया। इलेक्ट्रो होम्योपैथी सबकी है ये आवाज। इलेक्ट्रो होम्योपैथी अब मिले हर दिल को सुकून का राज। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त आपका साथी इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक जितेंद्र गुर्जर आपका अपने यूट्यूब चैनल नवजीवन इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्लिनिक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मेरी वीडियो को आप लोग पसंद कर रहे हैं, मेरे प्रयास को आप लोग पसंद कर रहे हैं, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथियों, आज मैं एक बार फिर आपके बीच में हाजिर हूँ डॉक्टर मनीष पाटीदार जी की इलेक्ट्रो होम्योपैथी की एक नई वीडियो लेकर। जो मेरे साथी इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक डॉक्टर मनीष पाटीदार जी की फैमिली का सदस्य बनना चाहते हैं और डॉक्टर मनीष पाटीदार जी की क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, या इलेक्ट्रो होम्योपैथी से संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं, तो वो मुझे 3 बजे से 5 बजे तक कॉल कर सकते हैं। साथियों, हमारा प्रयास है इलेक्ट्रो होम्योपैथी को घर घर तक पहुंचाना, जन जन तक पहुंचाना। उसी प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं। तो जिन साथियों ने मेरी वीडियो को लाइक किया है, शेयर किया है और चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को देख रहे हैं, उनसे अनुरोध रहेगा कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी जानकारी से संबंधित डॉक्टर मनीष पाटीदार जी की आज की वीडियो। मैं भी आपको कीमती चीज देना चाह रहा हूं दोस्तों। हमने टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश किया था लास्ट टॉपिक में। थोड़ा सैटरडे संडे मेरी तबीयत ठीक होने के कारण, थोड़ा थ्रोट इन्फेक्शन होने के कारण मैं छुट्टी ले लिया था दोस्तों, क्योंकि मुझे बोलने में तकलीफ होता है। मैं 6 महीने गूंगा रह चुका हूँ। मुझे लैरिंक्स का पैरालिसिस है, आपको मेरी आवाज से भी समझ में आता होगा। मेरे जितने सीनियर दोस्त हैं इस चीज को बहुत अच्छे से वाकिफ है, मैं कितना परेशान रहा था। 6 मंथ अपने को गूंगा रहने के बाद, मैं सारे मॉडर्न साइंस को करने के बाद, मैं केवल इलेक्ट्रोमोपैथ मेडिसिन एस्टेन P4W, याद रखिएगा D1 से, एस्टेन P4W D1 से और गैंग्रीनॉल 4, खासतौर से ऑर्गेनोबस्टर C13 जो था उसके 10th डायल्यूशन से मैं रिकवर के लेवल पर आया। इसलिए मैं अपने लेवल पर, मुझे थोड़ा भी लगता है कि इरिटेशन आ रहा है तो मैं तुरंत छुट्टी लेता हूं दोस्तों। 2 दिन रेस्ट करता हूं, कंप्लीट रेस्ट करता हूं, पेशेंट भी नहीं देखता हूं, तब जाकर मुझे रिलीफ होता है, क्योंकि मुझे दिन भर बोलना पड़ता है। तो दोस्तों, आज हम लोग टेम्परामेंट की बात करते हैं। और जब टेम्परामेंट की बात करते हो तो यहीं से निर्धारित कर लेना, मेरा कोई भी फैमिली मेंबर, आप में से कोई भी इलेक्ट्रोमोपैथ डॉक्टर यदि ये कहता है कि हमें वहां पर किसी भी प्रकार से टेम्परामेंट देखते नहीं आता है, तो आप भूल जाइए कि आप एक अच्छे इलेक्ट्रोमोपैथ हो। आपकी क्लिनिक में अगर कोई पेशेंट अंदर आ रहा है तो आपको बता देना है कि ये लिम्फेटिक है, सेंगुइन है, मिक्स्ड है या नर्वाइन है। अगर मैंने 2 दिन में आपको उस लेवल पर नहीं खड़ा किया तो कोई मतलब नहीं है मेरे प्रोटोकॉल्स का। याद रखिएगा, टेम्परामेंट 2 दिन के अंदर मैं ऐसा बताऊंगा आपको
जो आपको क्लियर इंडिकेशन दे देगा कि ये पेशेंट आ रहा है, इस पेशेंट का फेस ऐसा है, इसकी आईज ऐसी है, इसके हेयर ऐसे हैं, इसकी आईज का कलर ऐसा है, आपको मान के चलेगा, आप क्लियरली इंडिकेशन दे देंगे कि हाँ साहब ये टेम्परामेंट है, इस पेशेंट का टेम्परामेंट ये हो सकता है, और अगर ये इस टेम्परामेंट का है तो इसकी प्रॉब्लम क्या हो सकती है। मैं आपको सारी चीज बता रहा हूं, ठीक है। यहां पर याद रखिएगा, जब ह्यूमन फिजियोलॉजी की स्टडी की जाती है, मैं आपको वही चीज बता रहा हूं जो मैं पढ़ा रहा हूं, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, पैथोलॉजिकल बैकग्राउंड वर्सेस प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। दोस्तों कल एक डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा, आपको एक डिसीज पढ़ाऊंगा, कैसे हम लोग, जैसे अभी सर ने कहा जनरल टॉनिक, नेचुरल टॉनिक बता दो, सब बता दो, ठीक है, उसका डेमोन्स्ट्रेशन होना जरूरी है, वो काम कैसे कर रहा है, जब हम पूरे प्रोटोकॉल की स्टडी करेंगे तब उसका डेमोन्स्ट्रेशन बताया जाएगा, ठीक है। अभी सार बहुत सारे नए लोग हैं, उन्हें पता नहीं है कि क्या कैसे काम करता है, ठीक है। पहले हमें पूरी मेडिसिन, जब हम 60+ मेडिसिन जितनी हमारी सिंगल डबल सब पढ़ लेंगे, तब हम उसको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि देखो आपको मैंने ये मेडिसिन बताया और उसके लेवल पे ये मेडिसिन ऐसे काम करती है। जब ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात होगी तो अकॉर्डिंग टू ह्यूमन फिजियोलॉजी सल्फर, मर्क्यूरी और साल्ट का लेवल देखिए आप, ठीक है, आपकी बॉडी में सल्फर, मर्क्यूरी और साल्ट का लेवल देखिए, ठीक है। कैसे आप इसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, आपको डेमोन्स्ट्रेट करते आना चाहिए। जब हम बोल रहे हैं कॉम्प्लेक्स बॉडी है, कॉम्प्लेक्स डिसीज है, कॉम्प्लेक्स रेमेडीज है, ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है। आपको याद रखना है, जब आप टेबल प्रैक्टिस में देखते हो तो 3 पॉइंट पर स्टडी करिए आप, सॉल, ठीक है, एयर या प्राणवायु, पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है। हमारी बॉडी को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथ का मानना है, हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की बात कर रहे हैं, कोई दूसरे साइंस की बात नहीं कर रहे। पहले सॉल या एयर या प्राणवायु पार्ट ऑफ बॉडी, जिसको हम सल्फर कहते हैं, लिक्विडेटेड पार्ट ऑफ बॉडी जिसको हम मर्क्यूरी कहते हैं, जो लिक्विड में रहता है, और सॉलिड पार्ट ऑफ द बॉडी साल्ट, जो मैंने कल आपको बताया था। मैंने 2 चीज आपको क्लियर करी थी कि बॉडी का निर्माण 2 तरह से होता है, एक सॉलिड प्रोटीन से होता है, एक लिक्विड प्रोटीन से होता है। सॉलिड प्रोटीन मतलब आपके बॉडी का निर्माण कर रहा है, लिक्विड प्रोटीन यानी कि आपकी जितनी मानसिक संभावना डेली रूटीन ली होती है उनके माध्यम से वहां पर क्रिएट होता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, जब इस प्रोसेस पे जाते हो तो आपको इंडियन मैथोडोलॉजी के अनुसार आपको देखना है, जब हम किसी भी वातावरण में सांस लेते हैं, ठीक है, तो सांस लेने में ऑक्सीजन कहां से मिल रहा है आपको दोस्तों, ठीक है। जो बॉडी का लिविंग क्रिएचर होता है, हर चीज में उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है दोस्तों, उसे ही हम वायु या फिर सीधे कहें हम आत्मा, सोल ऑफ बॉडी, वो आपका सल्फर होता है। आपको याद हो प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स दोस्तों आपको याद रखना है, प्लांट्स हमेशा आपके लिए लिविंग क्रिएचर होते हैं, प्लांट्स भी, और इसीलिए उनमें और हमें डिफरेंशिएशन क्या होता है, हम ऑक्सीजन प्लांट से लेते हैं, ठीक है। हम कहते हैं भाई प्लांट लगाओ, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस होगी, प्लांट को लगाओ, ठीक है। आप लोग देखो प्लांट कटते जा रहे हैं, ऑक्सीजन का लेवल कम होता चला जा रहा है, ठीक है। तो जब हम यहां पर दोस्तों, वीडियो बंद कीजिए प्लीज, कुमार कबाकी सर, वीडियोज नॉट अलाउड, प्लीज क्लोज योर वीडियो, प्लीज क्लोज योर वीडियो, वीडियोज नॉट अलाउड इन अवर लेक्चर्स, ठीक है। तो याद रखिए, हम प्लांट से ऑक्सीजन ले रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन के लेवल पर जब हम मेटाबॉलिक वेस्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो आप कार्बन डाइऑक्साइड कहां छोड़ रहे हो, उसी एटमॉस्फेयर में छोड़ रहे हो। वही प्लांट जो ऑक्सीजन ले रहा है, आपको ऑक्सीजन दे रहा है, वही कार्बन डाइऑक्साइड आपसे ले रहा है दोस्तों। इसीलिए याद रखिएगा, जब आप वहां पर इस प्रोसेस के माध्यम से दे रहे हो, तो उस प्लांट के जब एक्सट्रैक्ट करते हो, तो उस प्लांट से आपको क्या मिल रहा है, उस प्लांट से आपको सल्फर मिल रहा है दोस्तों। याद रखिएगा, प्राणवायु को आप प्यूरिफिकेशन के रूप में यूज कर रहे हो, इसीलिए आप याद रखिएगा दोस्तों, सल्फर पार्ट ऑफ प्लांट इज वेरी मच यूजफुल, वो प्यूरिफिकेशन एयर पार्ट ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी का जो पूरा एयर पार्ट होता है ना, उस एयर पार्ट को, वायु पार्ट को पूरा प्यूरिफिकेशन करने का काम सल्फर करता है। तो आप याद रखिएगा, यदि सल्फर का आप उपयोग कर रहे हो तो आप मान के चलेगा आप पूरी बॉडी में एयर को प्यूरिफाई करने का काम कर रहे हो, एयर को पूर्ण रूप से प्यूरिफाई कर रहे हो। इसीलिए याद रखना, जब आपको ये चीज समझ में आएगी कि जब आप ब्लड को देखते हो तो मेन कैरियर पार्ट ऑक्सीजन का क्या होता है, ब्लड होता है, ब्लड के साथ जुड़ता है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाता है, और वापस वेस्टेज मटेरियल लेकर क्या जाता है, कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन लेकर जाता है। इसलिए आपको याद रखना है, ईच एंड एवरी एलिमेंट्स ऑफ सल्फर, ठीक है। एक्सट्रैक्ट जो होता है दोस्तों, वहां पर प्राण वायु के हीलिंग के लिए वहां पर यूज किया जाता है। इसलिए आपको याद रखना है, सल्फर पार्ट ऑफ प्लांट बहुत ज्यादा एसेंशियल होता है ईच रेमेडीज के लिए। याद रख लेना, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रेमेडीज में ईच पार्ट का बहुत ज्यादा यहां पर यूज किया जाता है। इसीलिए हमको याद रखना है दोस्तों कि अगर बॉडी में किसी भी पार्ट से सल्फर पार्ट का वहां पर एब्सेंट हो जाए या मिस हो जाए, कहीं पर लॉस हो जाए, कमी हो जाए, डेफिनेटली हम डिसीज हो। सर आप लोग वीडियो क्यों चालू कर लेते हो यार, सभी लोग, वीडियोज नॉट अलाउड, प्लीज क्लोज योर वीडियोज। गंगवार सर, अजिस्ता मैम, आप लोग क्लोज कीजिए, वीडियो इज नॉट अलाउड। सभी लोग वीडियो चालू कर लेंगे, मेरी आंखों के सामने मूवमेंट करते हैं आप लोग, स्ट्रिक्टली कहा जाता है प्लीज वीडियो को अलाउड नहीं है, प्लीज क्लोज रखिए, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जब आप यहां पर किसी भी प्रकार से सल्फर का वहां पर एब्सेंस देखते हो आपकी बॉडी में, डेफिनेटली आप मान के चलो आपकी बॉडी में जो प्राण वायु है वो वहां पर चला गया। अगर ऐसा है तो मान लीजिए ऑक्सीजन की कमी हुई, आप मान लीजिए डेथ होने में देर नहीं लगेगी, आप बगैर ऑक्सीजन के जिंदा नहीं रह सकते दोस्तों, याद रख लेना। इसलिए सल्फर का बहुत बड़ा रोल आपकी बॉडी में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर
हम सल्फर की बात हमने कर लिया, लिक्विडेटेड पार्ट की बात कर लो दोस्तों। आपकी बॉडी में जितने भी लिक्विड पार्ट होता है, ठीक है, आप ब्लड ले लो, लिम्फ ले लो, ठीक है, ये क्या है, ये दोस्तों स्पेशली याद रखिएगा, ये प्रोड्यूसिंग पार्ट होता है, सर्कुलेटरी पार्ट होता है, ये चैनल, मेजर चैनल्स होती है आपकी बॉडी के, जिसके माध्यम से न्यूट्रिशन आता है और वहां से वापस वेस्टेज मटेरियल लाकर उसको बाहर निकाला जाता है। ये भी ऑक्सीहीमोग्लोबिन, कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन के लेवल पर होता है दोस्तों। इसीलिए ये ही पावर होता है आपकी बॉडी में, ये वो हील पावर होता है जो मर्क्यूरियल बॉडी ऑफ द ह्यूमन बींग्स के लेवल पर काम करता है। इसलिए याद रखना दोस्तों, ये स्पेशली जो प्लांट का एक्सट्रैक्ट निकाला जा रहा है उसका जो मर्क्यूरियल पार्ट होता है बिल्कुल सेम मैच करता है, और इसीलिए ये गुड हीलर पार्ट होता है दोस्तों ह्यूमन बॉडी के इस मर्क्यूरियल पार्ट का। यानी हमारी बॉडी में भी वही मर्क्यूरियल पार्ट मौजूद है जो प्लांट के एक्सट्रैक्ट में, उसी को इक्विवेलेंट आप यहां पर करके होम्योस्टैसिस बैलेंस कर रहे हो, यानी इक्विलिब्रियम को बैलेंस कर रहे हो। यही चीज आपको समझने का है दोस्तों। तो फिर सॉलिड पार्ट ऑफ द बॉडी क्या हो गया, याद रखिएगा दोस्तों, जो स्केलेटल मसल सिस्टम होता है आपका, जो टेंडन्स, जो लिगामेंट्स, जो आपके पूरे पर्टिकुलर बॉडीज होते हैं दोस्तों, वो एटलीस्ट जब सल्फर और वहां पर मर्क्यूरी एक्सर्टेड हो जाते हैं, उनको निकाल लिया जाता है, तो प्लांट का जो लास्ट पार्ट बचता है दोस्तों उसको हम सॉलिड पार्ट कहते हैं। ठीक है, यही सॉलिड पार्ट साल्ट कहलाता है दोस्तों। और इसी सॉलिड पार्ट के कारण ह्यूमन का जो प्लांट्स होता है, वो ह्यूमन और प्लांट का जो कोरिलेशन होता है दोस्तों, वो इसी साल्ट के बीच में कोरिलेट करके होता है। इसलिए याद रखिएगा, एक्सट्रिक जो साल्ट पार्ट होता है प्लांट का, बहुत ही ज्यादा तेजी से सॉलिड पार्ट ऑफ द बॉडी को हील करने की एफिशिएंसी रखता है दोस्तों, यानी ये बहुत बड़ा वर्क करता है। इसलिए याद रखिएगा दोस्तों, जब हमारी बॉडी में 100% की बात करते हैं सल्फर मर्क्यूरी साल्ट होता है, तो प्लांट में भी 100% सल्फर मर्क्यूरी और साल्ट होता है। इन तीनों को इक्विवेलेंट करके जब हम हमारे ह्यूमन बींग्स के लेवल पर उसे कोएफिशिएंट टेक्निक से निकालकर वहां पर पर्टिकुलर उस एसेंस का प्रयोग करेंगे, तो डेफिनेटली आप मान के चलिएगा आप पूरी बॉडी को हील के स्टेट में लाओगे। ये ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंतर्गत मैं बताया हूं दोस्तों, ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंतर्गत जब आप इसी का बेस यूज करेंगे, यानी बेस का मतलब होता है कि यदि आप इसको जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट करोगे, पूरे शरीर का निर्माण, मैंने आधा पॉइंट आपको परसों बता दिया था दोस्तों, जब आप पूरे शरीर का निर्माण करेंगे तो याद रखिएगा पूरा जेनेटिक बार पर डिपेंड करेगा, यानी जीन्स पर डिपेंड करता है, एक लॉ पर डिपेंड करता है जिसके अनुसार आपके बॉडी का निर्माण हो रहा है। वो मेंटल और बॉडी के फंडामेंटल स्ट्रक्चर का बनाना होता है दोस्तों। याद रखिएगा, मैंने बताया था आपको सॉलिड और लिक्विड प्रोटीन, याद रखिएगा इस बात को। इसीलिए अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन इन इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक सिस्टम, ठीक है, जब आप यहां पर जाते हो, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम, टेम्परामेंट का बहुत बड़ा रोल देखा जाएगा दोस्तों। टेम्परामेंट के द्वारा ही कॉन्स्टिट्यूशन को देखा जाता है कि आप किस वातावरण में डेवलप हो रहे हो दोस्तों। जिस वातावरण में डेवलप हो रहे हो उसी के अकॉर्डिंग आपको वहां पर दोस्तों पूरा जो सिम्टम्स होते हैं वो उसी के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी में डेवलप होता है और उसी के अकॉर्डिंग आप वहां पर नॉलेज क्रिएट करते हो दोस्तों। इसलिए याद रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अनुसार टोटल 3 प्रकार के टेम्परामेंट पाए जाते हैं। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ टेम्परामेंट, फर्स्ट sanguine टेम्परामेंट, सेकंड लिम्फेटिक टेम्परामेंट एंड थर्ड मिक्स्ड टेम्परामेंट। याद रखिएगा दोस्तों, 3 प्रकार के टेम्परामेंट होते हैं अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रोमैथ। पहला होता है sanguine जो ब्लड से रिलेटेड होता है, दूसरा होता है लिम्फेटिक जो पर्टिकुलरली लिम्फ से जुड़ा होता है, तीसरा होता है मिक्स, यानी किसी में sanguine की डोमिनेंसी होगी, लिम्फेटिक कम होगा, ठीक है, किसी में लिम्फेटिक की डोमिनेंसी होगी, sanguine का कैरेक्टर कम होगा। ये मिक्स्ड में आता है, और मिक्स्ड में फिर इनको 2 भागों में डिवाइड करते हैं। मिक्स में एक विलियस टेम्परामेंट, एक नर्वस टेम्परामेंट, वो कल का पार्ट है, हम उसको कल डिटेल डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन हम सिंपल सी बात करते हैं। मैंने अभी आपको कहा कि मैं आपको प्रूफ करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको तीनों का डिमॉन्स्ट्रेशन दूंगा और उसके बाद कुछ चीजें ऐसी प्रैक्टिकल बताऊंगा कि आप जो टेबल प्रैक्टिस में आपके क्लिनिक में अगर अंदर आना चालू कराना पेशेंट ने, तो आपको उसको देखते के साथ पहचान लेना है कि ये इसका कैरेक्टर क्या है। ठीक है, उसकी फिजिकल इंडिकेशन आपको देखना है, और जैसे फिजिकल इंडिकेशन देखना चालू करोगे, आपको मैं गारंटी के साथ बता दूंगा, आपके दिमाग में आ जाएगा कि इसका मेंटल में इंडिकेशन ये होगा, इसकी डिसीज इस प्रकार से होगी, इसकी डिसीज कम से कम इस तरह से होगी। और जब उसका पल्स डायग्नोसिस के लेवल पर आता है, तो पल्स डायग्नोसिस करके आप बहुत इजीली आप डायग्नोस कर जाओगे कि लिम्फेटिक है, sanguine है, बिलियस है या नर्वाइन है, और इसमें ये प्रॉब्लम डेवलप हो रही है। ठीक है, प्रोटोकॉल बनाना बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। इलेक्ट्रोमैथ में 60+ तो मेडिसिन है यार, होम्योपैथ में जाओगे तो 1500+ मेडिसिन तो मेरे मेमोराइजेशन में, और भी अभी नई नई मेडिसिन निकल के आ रही है। कितनी याद करूंगा भाई, हर किसी के सिम्टम मुझे याद थोड़ी रहेंगे, है ना। मुझे तो बिल्कुल वो कंप्यूटर लैपटॉप पे जाना पड़ेगा, और लैपटॉप पे जाकर मुझे बहुत सारे ऐप ढूंढने पड़ेंगे जिसके माध्यम से मुझे वहां पर सर्च करना पड़ेगा कौन सा सिम्टम आ रहा। लेकिन इलेक्ट्रोमैथ में ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्ट्रोमैथ में सीधा कहा जाता है कि ऑर्गन की डिसीज होती है, यानी सिम्टम का कोई रोल नहीं है, ऑर्गन अफेक्टेड हो रहा है, ब्लड और लिम्फ का वाइटेशन हो रहा है। तो आपके पास जनरल टॉनिक, नेचुरल टॉनिक, पावर बूस्टर, लिम्फो बूस्टर जैसे 4 बूस्टर हैं दोस्तों, जिसका कोई भी तोड़ नहीं है। जिसको आ गया उसको छा गया इलेक्ट्रोमैथ में। डॉक्टर गौरव, डॉक्टर यश, हमारे जितने भी हमारे कलीग्स हैं, आज वो इस लेवल पर काम कर रहे हैं कि शानदार रिजल्ट उनको देखने को मिल रहा है। इसलिए याद रखिएगा, जब भी टेम्परामेंट की बात होती है
टेम्परामेंट का डायग्नोसिस ही बेस है इलेक्ट्रोहोम्योपैथ का। यदि आप एक परफेक्ट डॉक्टर के लेवल पर आ रहे हो तो अपने आप को अपडेट करो। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बता रहा है, क्या नहीं। नहीं, हमारी फैमिली को हमारे अपने से, आपके और मेरे से लेना देना है। हम जब दोनों एक लेवल पर परफेक्ट आएंगे तब हमारा जो लेवल होगा ना, वो इंडिया में टॉप मोस्ट लेवल पर हम जाएंगे। हम एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं, हमें आपसे और मेरे से लेना देना। इसलिए हम दूसरों की बात ध्यान ना करें, किसी की अच्छाई किसी की बुराई हम लोग ना करें। यहाँ पर हम केवल आपकी और मेरी बात करें। हम जो एज के लेवल पर हम 27 साल की प्रैक्टिस में हमको मानते हैं कि हम 25 साल पीछे चल रहे हैं, हमें वो 25 साल को आगे बढ़ाना है। दोस्तों याद रखिएगा, जब आप टेम्परामेंट को 3 लेवल पर डिवाइड करते हो ना, तब याद रखना इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे आज आप यहाँ पर डेवलप हो रहे हो पढ़ने के लिए, 12वीं के बाद तो कॉलेज में जाओगे ना, तो क्या आपका कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होगा? बिल्कुल चेंज होगा। दोस्तों याद रखना, टेम्परामेंट को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन यानी जेनेटिक्स, यानी माँ बाप से वो क्या लेकर आया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल यानी जेनेटिक्स। और दूसरा होता है इन्वायरमेंट, आज आपके रहन सहन की जो प्रकृति होती है। जेनेटिक्स हमेशा परमानेंट होता है, यानी माँ बाप के जो गुण है आपके पास आए वो परमानेंट है, लेकिन इन्वायरमेंटल आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, आज 4 साल यहां नौकरी कर रहे हो, 4 साल वहां, आज आपकी क्लिनिक यहां नहीं जमी, आपने उठा के बॉम्बे कर ली। ठीक है, मैं इंदौर में हूं, अभी बॉम्बे चला गया, बॉम्बे शूट कर गया मुझे, वहां पर मैंने बना लिया। लेकिन तब उत्पन्न होता है एनवायरमेंटल फैक्टर, जब हम लंबे समय तक किसी लिविंग स्टाइल में रहते हैं, और ये टेम्परेरी हो सकता है। अगर आप एक वातावरण में लंबे समय तक रहते हो तो वहां पर वो डेवलप होता है, लेकिन ये टेम्परेरी हो सकता है। जैसे ही आप जगह चेंज करोगे आपका टेम्परामेंट चेंज हो जाएगा। तो याद रखना, यही चीज आज सबसे बड़ी मुश्किल हमारे लिए क्रिएट कर रही है, क्योंकि एटमॉस्फेयर का बैड इफेक्ट प्लांटेशन पे होने लग गया है। पहले के समय में इतना कभी भी पॉल्यूशन नहीं था। आप देख लीजिए, आज मोटरसाइकिल बेवजह खींच खींच के आप मोटरसाइकिल लेकर जाते हो, लेकिन आप देखते हो मोटरसाइकिल या जितने भी 4 व्हीलर्स या जितने भी धुएं होते हैं, पॉल्यूशन डेवलप हो रहा है। उन पॉल्यूशन के कारण आप देखो प्लांट का एटमॉस्फेयर भी चेंज हो गया। तो जब प्लांट का एटमॉस्फेयर चेंज होने लग गया है तो क्या मेडिसिन का क्राइटेरिया चेंज नहीं होगा? ऑफ कोर्स। और इसीलिए दोस्तों, मेडिसिन का जो कैरेक्टर होना ना, पहले और अब में बहुत डिफरेंस है। हमको जो 2002-2004 में जो स्पेजिक एसेंस मिला करता था दोस्तों, सिंगल डोज में, हम लोग तब से D1 D2 D3 की प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। तब से मैं D1 D2 D3 की प्रैक्टिस करता आ रहा हूं दोस्तों। और तब हमें किसी ने कभी नहीं कहा कि D4 से आप डायल्यूशन बनाओ। हम तब D1 D2 D3 लेते थे और D3 से हम लोग डायल्यूशन बनाते थे। और आज सबको बोला जाने लगा कि नहीं साहब, आप D3 नहीं, आप D4 बनाओ और D4 से डायल्यूशन बनाओ। ठीक है भाई, अब हमने इसको भी आजमाना शुरू कर दिया। हमने किसी को अगेंस्ट नहीं कहा, हमने 19 का रेशियो वाले को भी सपोर्ट किया, हमने 147 वाले को भी सपोर्ट किया, लेकिन हमने डिफरेंस देखा कि भाई चलो 19 का रिजल्ट देख के देखते हैं, 147 का रिजल्ट लेकर देखते हैं, दोनों में डिफरेंशिएशन देखें हम। दोनों में जब डिफरेंशिएशन हम देखने लगे तो हमको समझ में आने लगा 19 जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, 147 न्यूट्रिशन के साथ में नेगेटिव, यानी लोकल लेवल पर काम करना तो 19 ब्यूटीफुल रिजल्ट दे रहा है, लेकिन अब जनरल लेवल पर जा रहे हो तो 147 का बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। ये हमने हमारी टेबल प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग सीखा है दोस्तों। इसीलिए मैं हर किसी को अप्रिशिएट करने को बोलता हूं, कभी नहीं कहता हूं कि आप 19 को मत फॉलो करो, 147 को फॉलो, आपको जो करना हो करिए, लेकिन एक बार इसको करके तो देखिए। जब आप करके देखेंगे, रिजल्ट आएगा, तब आपको समझ में आएगा भाई कि हाँ वाकई में हम लोग सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। इसलिए याद रखना दोस्तों, इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में व्यक्तियों को कैरेक्टर, याद रखना कैरेक्टर, दोनों फिजिकल और मेंटल, दोनों रूप में आपको देखना पड़ेगा कि इस व्यक्ति का जो कैरेक्टर है फिजिकली क्या है, मेंटल क्या है, यानी सॉलिड प्रोटीन, लिक्विड प्रोटीन के लेवल पर। इसीलिए टेम्परामेंट जो कहते हैं दोस्तों, पेरेंट के जीन्स के माध्यम से वहां पर एम्ब्रियो पीरियड से ही शुरू हो जाते हैं। जब वहां पर मां के पेट में होता है ना, एक 23 क्रोमोसोम मेल से, 23 फीमेल से मिले 46 क्रोमोसोम, यानी 23 पेयर वहां पर डेवलप होता है। इसलिए पूरी लाइफ में महत्वपूर्ण रोल, जेनेटिक रोल अदा करता है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, टेम्परामेंट हो सकता है, वो यहीं से डेवलप होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं लास्टली कि जेनेटिकली प्रत्येक इंडिविजुअल एक अलग ही इंडिविजुअल होता है। याद रख लेना, प्रत्येक इंडिविजुअल एक अलग ही इंडिविजुअल होता है, जो वहां पर उसके अकॉर्डिंग डेवलप होता है, जिसके गुण उसमें ज्यादा है। यदि मेल के गुण आए, मेल का जो टेम्परामेंट था वो लेकर आएगा, फीमेल का अगर गुण आ जाए तो फीमेल का टेम्परामेंट लेकर आएगा। इसीलिए हम वहां पर कुछ कह नहीं सकते दोस्तों। अगर दोनों के समान गुण आए तो वहां पर एक अलग ही कैरेक्टर लेकर आएगा। यदि माँ लिम्फेटिक है या सैंग्वाइन है, उनका जो मिक्सचर आएगा वो कुछ भी मिक्स्ड हो सकता है दोस्तों, या डोमिनेंसी किसी भी चीज की हो सकती है। इसीलिए आप जब वहां पर टेबल प्रैक्टिस करेंगे तो आपको केवल इतना याद रखना है, 3 कॉम्प्लेक्सेस इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको सीखना है तो यहां पर समझिएगा। यदि आप देख रहे हो कि बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट होकर तरह तरह के उसमें कैरेक्टर आ रहे हैं, प्लांट है, प्लांट का डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें अलग अलग कैरेक्टर आ रहे हैं, तो दोस्तों हमें समझ में आ रहा है कि हमारी बॉडी को जब हम स्टडी करते हैं, हम बोलते हैं यार बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बॉडी है, बहुत कॉम्प्लेक्स बॉडी है। यार बिल्कुल सही है, कौन गलत है, बिल्कुल सही कहा जा रहा है। जो कॉम्प्लेक्स बॉडी है तो डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स है। आप देखो, एक सेल से शुरू हुई, एक सेल से शुरू हुई, अब देखो सिस्टम कहीं आ गए, रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, एंडोक्राइनल सिस्टम हो गया। ये तो कॉम्प्लेक्स बॉडी हो गई।
तो ये तो प्रूफ हुआ कि भाई कॉम्प्लेक्स बॉडी है। तो क्या इलेक्ट्रोहोम्योपैथ सही नहीं है? यदि कॉम्प्लेक्स बॉडी है दोस्तों तो डिसीज भी कॉम्प्लेक्स होगी ना, ठीक है, डिसीज भी कॉम्प्लेक्स हो गया। आप देखो डाइजेशन गड़बड़ हुआ तो देखो सर्कुलेटरी सिस्टम पे भी असर आ रहा, रेस्पिरेटरी पे भी आ रहा, एक्सक्रीटरी पे भी आ रहा, इवन इंडोक्राइनोलॉजी पर भी आ रहा, या इंडोक्राइनोलॉजी का इफेक्ट हुआ तो देखो ग्रोथ पर आ रहा, ठीक है। तो हम मान सकते हैं कि एक दूसरे से रिलेटेड है, लिंक्ड है, ठीक है। इसीलिए कॉम्प्लेक्स डिसीज का लेवल हमने तय किया कि जब बॉडी कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स डिसीज भी होगी। उदाहरण बता रहा हूं, यदि आपको हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म होता है, आप क्या देखते हो? हाइपोथायराइडिज्म हुआ, पेशेंट बोला जाता है कि साहब मेरा तो वजन बढ़ता जा रहा है, मेरे बाल झड़ते जा रहे हैं, मुझे तो चिंता हो रही है, मेरा वेट गेन हो गया, मेटाबॉलिक प्रोसेस स्लो हो गई। हाइपरथायराइडिज्म होगा तो क्या होगा? आप देखो बहुत ज्यादा मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी। हाइपोथायराइडिज्म में ठंड लगती थी, यहाँ गर्मी लगती है। वहां बीएमआर रेट बढ़ जाएगा, यहाँ बीएमआर रेट घट हो जाएगा। तो ये क्या है? ये बॉडी कॉम्प्लेक्स हो गई, यानी एक साथ कई चीजें आपस में लिंक करती है, यहां से प्रूफ होता है। और मैं हमेशा कहता हूं, मेरे जितने सीनियर भाई बहन हैं यहाँ पर शामिल, वो इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं। वो जानते हैं कि जब भी हमने टेबल प्रैक्टिस करना, हमें लिंक ढूंढना है। यानी कॉम्प्लेक्स बॉडी है तो डिसीज भी कॉम्प्लेक्स है, तो भाई बताओ कि इसका लिंक कहां से शुरू हुआ। आप लोग कहते हो ना मल्टीपल डिसऑर्डर हम कैसे ट्रीट करें, अरे बहुत ईजी है भाई, मल्टीपल डिसऑर्डर को ट्रीट करना बहुत ईजी है, लेकिन हमें पता तो चले कि स्टार्टिंग कहां से हुआ। अभी मुझे बताओ, आप और मैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी जानते हैं, पेशेंट जानता है क्या? और पेशेंट जितना झूठा कोई नहीं होता, ठीक है, पेशेंट जैसा झूठा कोई नहीं होता है। अगर पेशेंट झूठा है तो आप मान के चलिए दोस्तों, वहां पर आपको क्लियरली इंडिकेट हो जाएगा कि ऐसा पेशेंट वहां पर किसी भी लेवल पर आपको वो नहीं बता पाएगा जो 2 महीने पहले उसको हुआ, तो 4 साल पहले हुआ आपको कैसे बताएगा, ठीक है। अभी एक सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको लेकर बताना चाहूंगा। अभी मेरे पास 2 महीने पहले एक पेशेंट आया था जिसको 3 बार जॉन्डिस पहले हो चुका है, साल भर में 3 बार जॉन्डिस, ठीक है। अभी जब वो मेरे पास आया तब एनीमिया लेकर आया, एनीमिया लेकर, पूरा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, पूरा डाइजेशन गड़बड़ है, पूरी बॉडी में टॉक्सिक मटेरियल बड़े बड़े फुंसी हो रही है, स्किन में प्रॉब्लम आ रही है। मैंने जब उससे बार बार पूछा तो उसने बताया नहीं, लेकिन पुरानी रिपोर्ट में निकल के आया कि इसको जॉन्डिस हुआ था। मैंने कुछ नहीं किया, केवल लीवर डिटॉक्सिफाई किया, लीवर ड्रॉप का कंप्रेस, लीवर लोशन का कंप्रेस किया, और केवल स्किन केयर ड्रॉप हमने बना के दिया स्किन के लेवल पर, बाकी कुछ नहीं दिया उसको। विद इन 15 डेज वो आया, बोले कि सर आप मुझे बताओ आपने क्या दिया। उसकी पूरी बॉडी के लेवल पर जितना भी टॉक्सिसिटी जो सप्रेस हो गई थी सारी बाहर निकल गई, यूरिन फ्लो, डाइजेशन, उसका पूरा भूख खुल गया, एनोरेक्सिक कंडीशन था वो चली गई, स्किन पे जो ड्राइनेस आ रही तो वो चला गया, मैक्सिमम 70% इंप्रूवमेंट लेकर आया है दोस्तों। ये जड़ होता है। अगर आप डायग्नोसिस करना यहां से सीखते हो तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, यू आर द परफेक्ट। इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में ऑर्गन की रेमेडी देना बहुत जरूरी होता है, लेकिन ऑर्गन तो काम करेगा सेल से ही ना। आपको अगर सेल ही नहीं पता है, टिश्यू नहीं पता है, ऑर्गन ही नहीं पता है, सिस्टम नहीं पता है, बॉडी नहीं पता है, तो आप क्या कर लोगे? प्रोटोकॉल खेलने के अलावा कुछ नहीं है हमारे पास। लेकिन हम जो करते हैं वो यहां से शुरू करते हैं कि ये कंपटीशन डेवलप होगा, हमारे मन में डेवलप करना पड़ेगा अपने आप का कंपटीशन कि मुझे ये पेशेंट ठीक करना है। हमेशा नेगेटिव से सोचो, हमेशा नेगेटिव सोचो, यार ठीक नहीं हुआ मैं करके बताऊंगा ठीक, आजा भाई बैठ बता क्या चीज है, ठीक है। तो सबसे पहले टेम्परामेंट पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स बॉडी है तो कॉम्प्लेक्स डिसीज होगी। सिर दर्द हो रहा है तो आपको पता है सिर दर्द कितने कारणों से होता है ना। अगर आपको फीवर आ रहा तो पता है फीवर कितने कारणों से होता है, ठीक है। अभी जैसे नीलिमा मैम ने अभी बताया कि एक थैलेसीमिया के पेशेंट को रिजल्ट मिला, तो दोस्तों वो बाय चांस हम लोगों को गलती से एक प्रोटोकॉल हाथ लग गया, क्योंकि हमने प्रैक्टिकल किया, हमने पागलपंती करी और वो पागलपंती असर कर गई। इसलिए आप देखिए उसका प्रोटोकॉल ही डिफरेंट है। जब हमने उसका प्रोटोकॉल ही अलग किया तो C2RE को पूरे बोन में हमने मालिश करवा दिया, पूरी बॉडी में। अब कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि C2RE को वहां पर अप्लाई करने से आप क्या कर रहे हो, सारे बोन पर अप्लाई करा दो, मालिश करा दो, बॉडी में जितनी बोन है। आप देखो थैलेसीमिया का पेशेंट कैसे रिकवर नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि आप वहां पर क्यों करा रहे हो, ये हमारे ग्रुप में बताया जाता है। बाकी किसी भी जगह पर आपको डिमॉन्स्ट्रेशन या फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के लेवल पर बताते नहीं पाया जाएगा दोस्तों, क्योंकि वहां पर प्रैक्टिकल नहीं किया जाता, कॉपी पेस्ट किया जाता है। और हमारे पास जो है हमारी फैमिली मेंबर जो होते हैं खुद इसको अपने लेवल पर सिलेक्ट करते हैं, हम किसी दूसरे की बात नहीं करते, आप में से ही सिलेक्ट कराए, आप में से ही सिलेक्ट करके मेडिसिन को डिटेक्ट किया गया है दोस्तों। इसलिए सब याद रखिएगा, जब कॉम्प्लेक्स बॉडी हुई, कॉम्प्लेक्स डिसीज हुई, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में कॉम्प्लेक्स रेमेडी भी होगी, ठीक है। इसीलिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में कॉम्प्लेक्स रेमेडी बनाया गया दोस्तों। और यही कारण, जब कॉम्प्लेक्स रेमेडी बनाया गया तो आपको पता है दोस्तों कि हमारी बॉडी में जब कॉम्प्लेक्स रेमेडी बनाया गया तो मेटी जी का दिमाग के दांत देना पड़ेगा। उन्होंने जब 500 प्लांट्स के लेवल स्टडी किया था, ठीक है, कुछ जगह पर मिलता है ये चीज, और जब धीरे धीरे डायग्नोस किया तो 115 प्लांट पे लेकर आ गए। अब जब 115 प्लांट के लेवल पर आए तो उन्होंने वहां पर स्टडी करके देखा दोस्तों कि बॉडी में जब वर्क किया जाएगा तो ये जो प्लांट है बहुत तेज काम करता है, उसको उन्होंने कम कर दिया। ये प्लांट बहुत धीरे काम करता है, स्लो एक्टिंग है, उसको ज्यादा कर दिया। और इन दोनों के बीच में लिंक कौन स्थापित करेगा? इसके अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कौन रोकेगा, इसकी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको कौन रोकेगा? उनको दोनों को लेवल पर रखकर काम कराने वाले ऐसे प्लांट को मिडिल मैन बना दिया दोस्तों। ये बहुत बड़ा क्राइटेरिया है, इसे बोलते हैं रेशियो सेटिंग।
यदि आपने इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की रेमेडीज देखी है, बहुत कम लोग जानते हैं इस बात को। हमारा ग्रुप का एक एक बच्चा एक एक मेंबर जानता है दोस्तों, याद रखना, एक एक मेंबर जानता है हमारा कि जब इलेक्ट्रोहोम्योपैथ रेमेडी का प्रिपरेशन किया गया तो उन्होंने यही चीज देखा कि ये ज्यादा डीप में जा रहा है, ये सुपरफिशियल काम करता है, सुपरफिशियल काम करता है उसको पॉजिटिव कर दिया, जो डीप में काम करता है उसको मतलब लाइटर कर दिया, और जो बीच में जो उनको दोनों को इंटरकनेक्ट कर रहा है उनको मिडिल मैन बना दिया। इसीलिए दोस्तों यही चीज आपको माइंड में सेट करना पड़ेगा। मुझे ये मेडिसिन भेजना है, कहां भेजना है भाई, ठीक है, कहां भेजना है, ये मेडिसिन मुझे स्किन पर भेजना है। तो सबसे स्ट्रांग मेडिसिन स्किन की कौन सी है? आप अगर इलेक्ट्रोपैथ डॉक्टर है आप फट से बोलेंगे साहब एपीपी, ठीक है। अब दूसरी बात आती है, चलो ठीक है, आप मुझे बताओ ड्राई एक्जिमा और वेट एक्जिमा, दो चीज हो गई, ठीक है, एक ड्राई एक्जिमा हो गया, वेट एक्जिमा होगा। अब आप मुझे बताओ ड्राइनेस पर कौन सी मेडिसिन काम करती, ठीक है, नोबडी कैन एक्सप्लेनेशन, सब S5 S3 तक ही रहेंगे। मैं कहता हूं ड्राइनेस पर S2 C2 से बेटर कोई मेडिसिन काम नहीं कर सकती। अगर मैं गलत हूं प्रूव करके बताइए मुझे, ठीक है। S2 C2 ड्राइनेस पर सबसे बेस्ट रूप में काम करती है। S3 C3 डर्मिस के लेवल पर काम करती है, जहां से सीबीसी स्वीट ग्लैंड होती है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, वहां काम करती है। और S5 C5 सुपरफिशियल काम करती है। अगर ये तीन क्राइटेरिया आपने समझ लिया ना, तो स्किन के तो मास्टर बन गए आप। स्किन पे काम करना इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में सबसे बेस्ट काम होता है स्किन पर। अगर आपने 10 से 20 स्किन डिसीज पकड़ ली और प्रैक्टिस करना चालू कर गया तो एक साल में 1 करोड़ रुपए आते हैं आपके पास। पैसा कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं। अभी हमारे ग्रुप के कई डॉक्टर्स हैं जो करोड़ों रुपए के हॉस्पिटल डाल के बैठे हैं दोस्तों, अपनी मेहनत के बल पर, अपने दम के बल पर, क्योंकि उन्होंने अपने आप को अपडेट कर लिया है दोस्तों। किसी की बात में मत आओ, जो बोल रहा है सबको सुन लो, करो अपने मन की, अपने मन से बाहर मत जाओ। अगर कोई कुछ कहता है आप मत करो, पहले एक पेशेंट पे ट्राई करके देखो, अगर सही है तो आपको बिल्कुल क्राइटेरिया समझ में आ जाएगा। अगर गलत हुआ तो, और आपने 4 5 8 पेशेंट की जिंदगी बिगाड़ दी ना, तो आपका क्लिनिक सील होने में देर नहीं लगेगा। इस चीज को विशेष तौर से याद रखना। जब आप फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, पैथोलॉजी ट्रायंगल देखकर आप प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में चलते हो, वहां पर टेम्परामेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। क्यों होता है उसको भी देख लो आप। बॉडी की सबसे छोटी इकाई क्या है? सेल। सेल आपस में मिलकर टिश्यू बनाती है, टिश्यू आपस में मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, कई ऑर्गन मिलकर अपने सिस्टम बनाते हैं, और कई सिस्टम मिलकर दोस्तों हमारी बॉडी बनाती है, ठीक है। इसीलिए बॉडी का प्रॉपर नॉलेज फिजियोलॉजिकल, आपका पैथोलॉजिकल और एनाटॉमिकल, इन बैकग्राउंड पर आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स बॉडी है दोस्तों। यदि हमारी सेल में किसी प्रकार का एरर, कोई ऑब्स्ट्रक्शन या कोई डिसीज डेवलप होती है तो वो क्या करेगा? सबसे पहले सेल में, देन टिश्यू में, देन उस टिश्यू से जुड़ा हुआ जो ऑर्गन है उसमें डेफिनेटली अफेक्टेड होता है, और उसी कारण वो सिस्टम अफेक्टेड हो जाता है। उसके बाद देखो पूरी बॉडी में धीरे धीरे डिसीज जनरेट हो जाती है, जो लोकल एरिया से जनरल एरिया में फैल जाती है। क्यों फैलेगी भाई? क्योंकि हमारी बॉडी में ब्लड और लिम्फ, दो जो चैतन्य द्रव्य होता है, जो कंटिन्यू वहां पर मूवमेंट करते रहता है, और जब वो मूवमेंट करते रहेंगे तो डेफिनेटली न्यूट्रिशन भी पहुंचाएंगे और वेस्ट मटेरियल वहां से लेकर उसको बाहर निकालेंगे। ये दोनों काम करते हैं दोस्तों। इसीलिए याद रखना, पूरी बॉडी सिस्टम को अफेक्ट करने का काम ब्लड और लिम्फ कहते हैं, और यही कारण है इलेक्ट्रोहोम्योपैथ का ये जो नियम है परफेक्ट लॉ है दोस्तों, परफेक्ट प्रिंसिपल है। इसीलिए कभी कभी एक या एक से ज्यादा डिसीज हमारे बॉडी में उत्पन्न हो जाती है, यानी आप कहते हो कि साहब इसको मल्टीपल डिसऑर्डर हो गया, ठीक है। और जब मल्टीपल डिसऑर्डर होता है तो क्या होगा दोस्तों? आप देखो सेल में डिस्टर्बेंसेस के दौरान कॉम्प्लेक्स डिसीज को डेवलप कर लेगा, ठीक है। और जब कॉम्प्लेक्स डिसीज होगी तो इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स डिसीज को अगर आपको सॉल्व करना है दोस्तों, तो आपको याद रखना है रेमेडी को, कॉम्प्लेक्स रेमेडी का उपयोग करना है। अगर मान लो किसी को ब्रेस्ट कैंसर था, ठीक है, अगर ब्रेस्ट कैंसर था तो आप मुझे बताओ क्या करोगे? आज आपने रिमूव कर दिया, आपने वहां पर रेडिएशन कर दिया, कीमो करा दिया, जो करना था आपने सब कर दिया। 2 साल बाद फिर से रिकरेंट होकर वो ब्रेन में पहुंच गया, लीवर में पहुंच गया, किडनी में पहुंच गया, बोन में पहुंच गया, ठीक है, ठीक है। आपको पता है ये नोन कैसे ब्रेस्ट कैंसर का, और उसके बाद आपने देखा वहां पहुंच गया। अब आप मुझे बताओ कहां से ट्रीटमेंट शुरू करोगे? ब्रेस्ट से या पर्टिकुलर उस जगह पर जहां से उसको, ठीक है। याद रखना ऐसे केसेस में जब लोकल पार्ट से जनरलाइज हो गया, यानी प्राइमरी डिसीज कहां डेवलप हुई? ब्रेस्ट में। सेकेंडरी डिसीज कहां पहुंच गई? जो भी कैंसर सेकेंडरी पार्ट में हुआ, यानी शुरुआत यहां से और वहां पर। अगर ब्रेस्ट में होता है तो प्राइमरी, दूसरे पार्ट में तो सेकेंडरी। तो यहां पर प्राइमरी में हुआ, उसके कारण सेकेंडरी में डेवलप हुआ, तो सबसे पहले आपको प्राइमरी का हाई पोटेंसी मेडिसिन देकर लोकल से जो जनरल डिसीज हुई है उसको जनरल से लोकल करना पड़ेगा। इसलिए हाई डोज का, हाई पोटेंसी के लेवल का मेडिसिन का 2 या 3 डोज जब आप दोगे, आप देखो बहुत तेजी के साथ डिसीज पहले रुक जाएगी, फैलेगी नहीं, ठीक है। सबसे पहले डिसीज को रोक दीजिए, उसके बाद में आप शुरू करिए न्यूट्रिशन ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गन जहां पर कैंसर डेवलप हुआ है, वहां पर पॉजिटिव मेडिसिन उस ऑर्गन के लेवल पर दो। और उस ऑर्गन की इम्यूनिटी को करेक्ट करने के लिए वहां पर हमने बहुत ही ऑथेंटिकल प्रैक्टिकल अप्रोच करके ऑर्गेनो बूस्टर गैंग्रीनॉल फूड बनाया, यानी कैंसरस ग्रुप की मेडिसिन दीजिए जो वहां पर नेगेटिव होना चाहिए।
ठीक है, आप अगर D10 मानते हो ठीक है, D10 से आप वहां पर देते हो, जिसके कारण डेफिनेटली आप किसी भी प्रकार के कैंसर को रोक सकते हो दोस्तों। ये डिपेंड करता है कि आपकी साइकोलॉजी क्या कहता है, आपका माइंड क्या कहता है। आप अगर माइंड में क्लियर हो तो आपका मेडिसिन पॉजिटिव अप्रोच रखेगी। आप क्लियर नहीं, यार मैं ये दूं कि नहीं दूं, ले मैं पूछ लेता हूं, जरा रुको आप बैठो, 1 घंटे बाद आना, मैं बना रहा हूं दवाई। 10 लोगों से पूछोगे, कंफ्यूज हो गए और अपने आप को भी कंफ्यूज करोगे। अगर आपको रिजल्ट मिल रहा था वो भी नहीं मिलेगा दोस्तों, याद रख लेना। इसीलिए इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स डिसीज को सॉल्व करने के लिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में चूंकि कॉम्प्लेक्स रेमेडी का उपयोग किया गया है, इसीलिए मेडिसिन की जो ईएच सिस्टम का ट्रीटमेंट का संबंध केवल बेस से होता है। आप बेस बनाना सीख लो, ठीक है। केवल बेस जो होता है, ये ऑर्गन है तो इस ऑर्गन का बेस क्या होना चाहिए, ठीक है। उस ऑर्गन का बेस अगर आपने बना लिया, एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं आपको, ठीक है। ये S2 से आपने शुरू किया, ठीक है। अगर S2 में आपने F1 जोड़ दिया, कहां जा रहा है, ठीक है। अगर आपने S2 पढ़ा हुआ है तो आपको मैं बता सकता हूं, ठीक है। S2 को अगर आपने पढ़ा हुआ है तो सबसे पहले यूरिनरी ब्लैडर, गाल ब्लैडर, जितने भी नलीनुमा स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, वहां पर काम करता है। अगर मैं कहूं S2F1 हो गया तो रिटेंशन ऑफ यूरिन की नंबर 1 रेमेडी सबसे पहले बनती है, ठीक है। अगर आपने S2F1 यूज कर दिया तो मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं S2F1 रिटेंशन ऑफ यूरिन को तुरंत कवर करने का काम करेगा। आपने इसको डायरेक्टली भेज दिया यूरिनरी ब्लैडर के लेवल पर, ठीक है। याद रख लेना दोस्तों, अगर आपने L1 और B जोड़ दिया, क्या कर दिया आपने, एक एक मेडिसिन का अंतर बता रहा हूं। जब S2F1 जोड़ा तो ये आपने किडनी की तरफ भेजा, आपने यूरिनरी ब्लैडर की तरफ भेजा, जो यूरिन रिटेंशन हो रहा था उसको आपने ठीक कर दिया। लेकिन L1B जोड़ दिया तो जहां पर S2 काम करेगा, जितनी भी जगह, चाहे गाल ब्लैडर हो, यूरिनरी ब्लैडर हो, ठीक है, वहां पर आप देखो S2F1 L1B वहां पर जाकर न्यूट्रिशन दे देगा, क्योंकि L1B ऐड कर दिया आपने। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा तो उस पार्ट पर बढ़ेगा जहां पर S2F1 काम करेगा, ठीक है। तो कोई मेजर बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, केवल समझने का तरीका आना चाहिए आपको, प्रैक्टिकल अप्रोच आना चाहिए कि मैं जब यहां पर ट्रीटमेंट कर रहा हूं तो मुझे क्या मालूम है, मुझे क्या मालूम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मैं कहूं पेनक्रियास की बात है तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है पेनक्रियास पे कौन सी मेडिसिन काम करती है, मैं चैलेंज कर सकता हूं। लेकिन हमारे ग्रुप के एक एक मेंबर को पता है पेनक्रियास पे कौन कौन सी मेडिसिन काम करती है, ठीक है। हमारे ग्रुप के एक मेंबर को, बेंगलोर की मेंबर है, नाम नहीं लूंगा, डॉक्टर, वो खुद जानती है, उनको एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस हुआ था और वो भी कोरोना काल में। एडमिट होना नहीं, पैसा बहुत मांग रहे थे डॉक्टर्स। मैंने उनसे कहा कि आप ये 3 मेडिसिन यूज कीजिए और मुझे 5 दिन के अंदर बताइए। आफ्टर 5 डेज लेडी पेशेंट है, 5 दिन बाद आकर मुझे फोन करके बोला है लेडी पेशेंट ने कि डॉक्टर साहब आप तो वाकई में मजा आ गया, आपने कितना शानदार रिजल्ट बताया। जी नहीं, C17 काम नहीं करेगी दीपक साहब, ठीक है। तो यहां पर टेक्निकली S2, C2, S10, C10, F1 से बेटर कोई मेडिसिन हो ही नहीं सकती है W के साथ में, ठीक है। इससे बेटर कोई मेडिसिन हो ही नहीं सकती पेनक्रियाटाइटिस के लेवल पर। और जब रिजल्ट लिया, मैडम को आश्चर्य था कि ये क्या कर दिया। 5 दिन के अंदर उनको 90% रिलीफ था, 1.5 महीने बाद कंप्लीट क्योर। उसके बाद जब उन्होंने दोबारा सोनोग्राफी कराई कोरोना काल में, आप बिलीव नहीं करेंगे, डॉक्टर्स ने बोला हाउ इट इज पॉसिबल, हाउ इट इज क्यूरेबल, ये कैसे क्यूर हो गया, इट्स इम्पॉसिबल, ठीक है। वही पॉसिबल करना इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में है दोस्तों। हमारे ग्रुप के जितने भी सीनियर डॉक्टर्स हैं, अभी तो 2 जूनियर डॉक्टरों ने कमाल किया, 2 पेशेंट जले हुए ठीक करके उन्होंने रवाना कर दिए 15 दिन में। हमारी मुंबई के एक डॉक्टर मैम है, सविता मैम, नाम लेना चाहूंगा दोस्तों, एक म्यूजिक डायरेक्टर को एनल डायबिटिक केस है दोस्तों, बहुत सीवियर डायबिटिक केस है, इंसुलिन का इंजेक्शन लग रहे थे, गैंग्रीनॉल फोर्ट का उपयोग करके विद इन 25 डेज, हमारे ग्रुप में सारे सीनियर जानते हैं, विद इन 25 डेज में 2 प्रोटोकॉल, एक स्प्रे करने का और एक वहां पर D7 के लेवल पर 5-5 ड्रॉप 4 टाइम लेने का। पूरा एनस रीजन जो फटा हुआ था, पूरा एनस रीजन फटा हुआ था दोस्तों, सर्जिकल फिस्टुला के लेवल पर विद इन 25 डेज में हील कर दिया। और हेड्स अप है उस लेडी डॉक्टर को जिनको उस पेशेंट ने 47,000 का आईफोन गिफ्ट किया है दोस्तों। इट्स अ मिरेकल, हेड्स अप है ऐसे लोगों को जो ऐसा वर्क कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका माइंडसेट क्लियर है तो गिफ्ट कोई मायने नहीं रखता है, सामने वाले का जो आशीर्वाद मिलता है ना, 17 लाख रुपए लगाने के बाद अगर पेशेंट ठीक नहीं होता है और अगर वो 5 से 7 हजार में हमारे पास 3-4 महीने में ठीक हो जाता है, तो इससे बड़ा अप्रोच नहीं मिलेगा दोस्तों आपको। ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के मैजिक्स हैं दोस्तों, और यही मैजिक्स हम लोग करते हैं। हमारे ग्रुप में फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में स्मेल थेरेपी इजाद की गई। हम RS बेस्ड इलेक्ट्रोहोम्योपैथ रेमेडी को स्मेल कराकर कितनी भी बड़ी डिसीजेस हम कवर करते हैं। हमारे इसके उस्ताद बन रहे हैं 5-6 डॉक्टर, तो इतने उस्ताद हैं जो मुझसे भी 2 कदम आगे। हेड्स अप है। आप भोपाल में डॉक्टर यश सर को देख लो, डॉक्टर गुरु सर को देख लो, हमारे सुरेश गांधी सर को देख लो दिल्ली में, हमारी मलिका मैम को देख लो, ये सारे के सारे लोग स्मेल थेरेपी के लेवल पर वर्क कर रहे हैं और बहुत ही ब्रिलियंट रिजल्ट टेबल प्रैक्टिस में ले रहे हैं दोस्तों, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक फिलोसॉफी के लेवल पर। जी संजय सर, आपको मैं भूल गया, सॉरी, यूपी से हमारे डॉक्टर संजय सर, थायराइड के लेवल पर नंबर 1, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं हमारे डॉक्टर्स अपने अपने लेवल पर, स्पेशलिटी के लेवल पर आ रहे हैं। हम हाइपोटेंसी के 1,000 डायल्यूशन का इंजेक्शन लगा देते हैं पेशेंट को और रिजल्ट
5 से 7 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट पर। ये हमारे सीनियरों ने और हमारे जो ग्रुप के मेंबर्स हैं इन लोगों ने प्रैक्टिकल अप्रोच किया है दोस्तों, और यही कारण है बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट। जी अमजद खान सर, यही ये देखिए, ये लोग हैं, अब ज्यादा समय नहीं हुआ इन लोगों को मेरे से जुड़े हुए, लेकिन ये खुद अपने आप को अपडेट कर गए। उनका मोटिवेशन ही सबसे बड़ा साइंस बना गया है दोस्तों इलेक्ट्रोमैथ को। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रोमैथ की रेमेडी सीधे तौर पर आपको मैं डायरेक्टली बता रहा हूं, सीधे तौर पर सबसे पहले हम कहते हैं जरूर है कि ऑर्गन पे काम करती है दोस्तों। आपको पता है बगैर सेल से हुए आपके ऑर्गन पे जाके काम नहीं करेगी, इसलिए वास्तविकता यह है ये ऑर्गन्स की रेमेडी जरूर है, लेकिन सबसे पहले सेल पर काम करेगी दोस्तों, और सेल को करेक्ट करेगी तभी तो वहां पर पर्टिकुलर जो सेल्स आपस में मिलकर, एक जैसी सेल आपस में मिलकर टिश्यू बना रही है। जब सेल को ठीक होगा तभी टिश्यू ठीक होगा। इसलिए याद रखना, एक प्रकार से ये प्रिवेंटिव रेमेडी भी है दोस्तों, याद रख लेना। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोमैथी रेमेडी या थ्योरी ये मानती है दोस्तों कि यदि हमारी सेल्स किसी भी रोग से मुक्त हो जाएगी तो हमारी पूरी बॉडी, आप मान के चलो, प्यूरिफाई हो जाएगी और ऑटोमेटिकली फिट और हेल्दी हो जाएगी। इसलिए मैं सिंपल सा एक ही बात कहता हूं, आप ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई कर रहे हो तो आप सेल को सबसे पहले प्यूरिफाई कर रहे हो दोस्तों, ठीक है? याद रख लेना मेरी बात, अगर ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई कर रहे हो तो सेल को सबसे पहले प्यूरिफाई कर रहे हो। अगर आप प्यूरिफाई कर रहे हो तो इलेक्ट्रोमैथी न केवल रोग को मुक्त करती है, किंतु उस डिसीज के मूल कारण जो रूट कॉज होता है ना, उसको भी प्यूरिफाई कर देती है। इसलिए याद रखना, जो मूल कॉज है, हम मानते हैं इलेक्ट्रोमैथ के अकॉर्डिंग ब्लड और लिम्फ का दूषित होना ये मूल कॉज है। वाइटेशन ऑफ लिम्फ एंड ब्लड इज द कॉजेज ऑफ डिसीज। कोई भी स्किन डिसीज हो रही है ना, बगैर डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंसेस के नहीं हो सकती, बगैर लीवर के फंक्शन के गड़बड़ी के नहीं हो सकती, ठीक है? हम लोग स्किन की तरफ भागते हैं, कभी हमने देखा नहीं कि लीवर के फंक्शन को ठीक करे, डाइजेशन को क्योर करे। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप केवल लीवर और आपके डाइजेशन को करेक्ट कर दो, स्किन की डिसीज ऑटोमेटिक गायब हो जाएगी। आपको जरूरत ही नहीं स्किन के मेडिसिन देने का। हाँ ठीक है, सपोर्टिंग आप एक्यूट है तो सिम्टम आप दे दो, लेकिन सबसे पहले लीवर को डिटॉक्सिफाई करो, इंटेस्टाइन को मतलब पूरी एब्डोमिनल कैविटी को डिटॉक्सिफाई करो। आप देख लो, आपका रिजल्ट ऐसे चुटकी बजाते देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। तो ये प्रोटोकॉल तय करना ऐसा होता है, इसलिए आपको यहाँ पर दोस्तों 100% रिजल्ट आपको मिलता है। जी गौरव सर, ठीक है, ये गौरव सर लिख रहे हैं 100% रिजल्ट है पेनक्रियास के लेवल पर, बहुत सारे पेशेंट ठीक हैं, कांग्रेचुलेशन सर। इसलिए इलेक्ट्रोमैथ रेमेडी को समझना बहुत अच्छा है, ठीक है जी। दीप्ति मैडम, आपने स्किन एलर्जी पे काम किया, कांग्रेचुलेशन। बिल्कुल, एपिलेप्सी सीएनएस क्लास में बताया जाएगा और 100% क्योर होता है सर, ठीक है। इलेक्ट्रोमैथी लेवल, जब आप इलेक्ट्रोमैथी के लेवल पर काम करते हो दोस्तों, तो न केवल इलेक्ट्रोमैथी वहां पर किसी भी पेशेंट को रोग से मुक्त करती है, इवन उसके रूट कॉज को दूर करती है दोस्तों। इसलिए याद रख लेना, लिविंग लाइफ का बेस होता है, कांस्टेंट प्रोसेस होती है, जो हम जन्म लेते हैं तब से शुरू होती है और जब हम मरते हैं ना तब तक चलती है दोस्तों। इसलिए याद रखना, ये एक आवश्यक प्रोसेस होती है। जो भी व्यक्ति जीवित है या जो एनिमल्स है, यदि मेटाबॉलिज्म स्टॉप हो जाएगा दोस्तों, तो मान के चलेगा वहां पर लिविंग थिंग्स भी मर जाएगा। यदि मेटाबॉलिक प्रोसेस डिस्टर्ब हुई तो आदमी को प्रॉब्लम होते देर नहीं लगेगी। इसलिए मैंने पहले चैप्टर में आपको समझाया था कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इज द मेन कॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैथी, ठीक है। अब याद रखना, इलेक्ट्रोमैथ को सिलेक्ट करने का मेन कॉज होता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, और जब आप वहां पर लिम्फ और ब्लड ही फंडामेंटल ट्रांसपोर्ट चैनल होते हैं जो टिश्यू तक जितने भी आवश्यक मटेरियल है उनको ले जाते हैं और वहां पर जितने भी वेस्टेज मटेरियल उसको बाहर निकालने का काम करते हैं। यदि गड़बड़ हो गया तो क्या होगा दोस्तों? 100% जब ये गड़बड़ हो गया तो मान के चलिएगा वो चैनल ब्लड और लिम्फ दूषित हो गए। आप मान के चलिएगा टिश्यू को जो न्यूट्रिशनल सप्लाई कर रहे थे वो बाधित हो गई, ऑक्सीडेशन नहीं होगा, हेल्दी प्रोसेस के लिए एनर्जी नहीं मिलेगी, एटीपी नहीं मिलेगी, और यही कारण है डिसीज उत्पन्न हो जाएगी। इसीलिए हम केवल इतना बात करते हैं कि यदि आपको डायग्नोस्टिकल लेवल पर आना है तो आपको सबसे पहले डायग्नोस्टिकल लेवल पर यह देखना पड़ेगा कि यदि आप टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग सिलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग सिलेक्शन कर रहे हैं तो आप मुझे बताइए कि यहां पर जब आप सेंग्वाइन टेम्परामेंट को देखते हो तो आपको नहीं नजर आता, आप टेबल प्रैक्टिस की बात करिए दोस्तों, आप टेबल प्रैक्टिस के लेवल पर बात कीजिए। जब सेंग्वाइन की बात आएगी ना तो हमेशा याद रखना, पेशेंट को आप जब ऑब्जर्व करोगे देखना वो हॉट रहेगा, हमेशा याद रखना इस बात को। अगर आप किसी पेशेंट को आ रहा है तो आप उसको हाथ लगा के देखो। भाई देखो, हम आप और हम क्या हो ना, सोचते नहीं है। जब आपकी क्लिनिक में जितने भी पेशेंट आ रहे हैं आप केवल 10 दिन करके देखना, मैं आपको टिप्स दे रहा हूं। 10 डेज केवल इतना ध्यान दो कि पेशेंट आया, मैंने उसको हाथ लगाया, पल्स रीडिंग करी, पल्स रीडिंग के बहाने आप थोड़ा सा उसको छूने की कोशिश करो, टेम्परेचर देखने की कोशिश करो, आप पहचान जाओगे। पहचानना यही से शुरू हो जाएगा, ठीक है, कि जैसे ही वहां पर पेशेंट आया, यार ये तो थोड़ा सा हॉट है, तो आपको 5-7 हॉट पेशेंट को जब आप एग्जामिन कर लोगे ना तो आपको खुद पता चल जाएगा, हाँ यार हॉट पेशेंट ऐसे रहते हैं। जब दूसरा पेशेंट आए, कहीं आए, आपको चिली पेशेंट नजर आया, एकदम हल्का सा ठंड जैसा लगता हुआ महसूस आया, आप मान लो उसकी बॉडी में एक हीट बहुत कम होगी, ठीक है, और हीट कम होगी तो आप मान के चलना दोस्तों वहां पर सॉलिड कंपोनेंट्स की तुलना में दोस्तों वहां पर लिक्विड कंपोनेंट्स कम होगा, सॉलिड कंपोनेंट्स ज्यादा होंगे। इसलिए मैं आपके चलना अपने चिली पेशेंट होता है, और जब आप मिक्स्ड में जाओगे तो दोनों मिलेगा आपको, ठीक है, दोनों कंडीशन। तो सिम्टम के अकॉर्डिंग वहां पर आप टेली कर सकते हो। लेकिन दोस्तों जब वहां पर पेशेंट आपके सामने आया तो याद रखिएगा, ब्लड में जब ऑक्सीजन लेवल हाई होगा ना,
ऑक्सीडेशन हाई होगा, हीट ज्यादा होगी, यानी सैंग्वाइन टेम्परामेंट है। याद रख लेना। जब आप लिम्फेटिक टेम्परामेंट में देखोगे वहां पर सब एक्यूट होता है, यानी बहुत कम लेवल होता है ऑक्सीजन का। ऐसी कंडीशन में आप देखो सब एक्यूट आपको लेवल देखने को मिलेगा, लेकिन जो मिक्स होगा ना उसमें दोनों मिलेंगे आपको। इसीलिए याद रखना, जब ऐसे केसेस आएंगे तो सैंग्वाइन टेम्परामेंट के जब आप केसेस को ट्रीट करोगे, आपको याद रखना है फिजिकल इंडिकेशन पे जाना है आपको, ठीक है। दिस ग्रुप चेंजेस इन ब्लड सर्कुलेशन इजीली, ठीक है। ऐसे जो सैंग्वाइन टेम्परामेंट के पेशेंट आएंगे जो ब्लड से रिलेटेड रहेंगे, बहुत आसानी से उसमें एक्यूट स्टेज में कोई भी डिसीज डेवलप हो सकती है, एनी टाइप ऑफ डिसीज, ठीक है। आप जो वहां पर देखोगे देन प्रोड्यूस द डिसीज रिलेटेड टू ब्लड सर्कुलेशन, वो डिसीज इसकी बॉडी में डेवलप होगी जो ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड होगी, जैसे हार्ट से रिलेटेड, ब्लड वेसल से रिलेटेड, आर्टरीज से रिलेटेड, वेन्स से रिलेटेड, कैपिलरी से रिलेटेड, लंग्स से रिलेटेड, लीवर से रिलेटेड एंड स्प्लीन से रिलेटेड, ठीक है। अगर ये डिसीज डेवलप हो रही है तो भाई आप जब पेशेंट को देखोगे तो आपकी फिजिकल एग्जामिनेशन क्या होना चाहिए, ठीक है। आपको यहां पर दोनों चीज में बता रहा हूं, तीन चीजें बताऊंगा। फिजिकल इन्वेस्टिगेशन कैसे करोगे, फिजिकल इंडिकेशन कैसे देखोगे, साइकोलॉजिकल इंडिकेशन कैसे देखोगे, इलनेस के अकॉर्डिंग आप कैसे देखोगे, तीनों चीज बता रहा हूं। इसीलिए कह रहा हूं पेशेंट आइंदा से आप इसको टेली कर लेना, 2-3 दिन सीख लेना इसको। आपकी क्लिनिक के अंदर अगर कोई प्रवेश करता है, ठीक है, बैंगलोर सेमिनार में मैंने सारे डॉक्टरों को बताया था कि 10 मिनट के अंदर पेशेंट को ट्रीट करके आपको बाहर निकाल देना है, यानी 10 मिनट में एग्जामिन कंप्लीट हो जाना चाहिए, उसके बाद केवल मेडिसिन बनाने का काम होना चाहिए। अगर आपने वाकई में इलेक्ट्रोमेपैथ का क्राइटेरिया पास किया है तो आपको ये आना चाहिए। दोस्तों याद रखना फिजिकल इंडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जब वहां पर देख रहे हो तो सैंग्वाइन टेम्परामेंट जब आते हो ना, एकदम रेडिश पिंक कलर होता है दोस्तों, बिल्कुल रेडिश पिंक कलर होगा, एकदम फेयर कलर होगा, स्मूथ स्किन होगी, म्यूकस मेम्ब्रेन बिल्कुल रेड मिलेगी उसकी, जितनी भी बॉडी में म्यूकस मेम्ब्रेन है ना बिल्कुल रेड मिलेगी। आप देखो उसके जो लिप्स होंगे, जो गम्स होंगे, बिल्कुल ब्राइट कलर के होते हैं दोस्तों। ये हम प्रैक्टिकल में ही कर सकते हैं, किताबों में पढ़ना एक अलग मैटर है, लेकिन जब आप लाइव देखोगे ना आप खुद बोल दोगे अरे यार रेडिश पिंक कलर का, फेयर स्मूथ स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन बिल्कुल राइट है, ब्राइट रेड कलर का लिप्स और गम्स है, नहीं यार सैंग्वाइन टेम्परामेंट है। आप जैसे जैसे डायग्नोसिस करना सीखोगे तुरंत बता दोगे। आप देखोगे यहाँ पर मसल्स बिल्कुल फर्म है, बिल्कुल फर्म है मसल्स, आप देखो स्ट्रांग है, आदमी का जो बुल्ट है बहुत अच्छा बुल्ट बना हुआ, बिल्कुल स्ट्रांग बुल्ट है, ठीक है। आप जो वहां पर देखते हो ना लॉन्ग हाइट होती है वो सैंग्वाइन टेम्परामेंट का, यानी हाइट एकदम लंबी है, शार्प फीचर्स होंगे, बिल्कुल ऐसे शार्प कि जैसे आपके तीर चुभ गए, ठीक है, बिल्कुल शार्प फीचर होंगे। आप देखो वहां पर लिप्स बिल्कुल पतले पतले होते हैं, थीन होता है, ठीक है। आप देखो बिल्कुल लंबे लंबे हैंड्स और फीट नजर आएंगे, ठीक है। आप देखो वहां पर एकदम पतले पतले थीन और ब्राउन हेयर नजर आएंगे। अब ये चीजें अगर आपको डायग्नोसिस करने में दिक्कत दे रही है तो फिर मैं आपको क्या सिखा सकता हूं दोस्तों, ठीक है। याद रखिए आईज देखेंगे ना बिल्कुल शार्प, ऐसे कि जैसे आपको अगर उसने देख लिया तो ऐसे जैसे आपके दिल में उतर गई आंखें, अब बोलते हो ना लड़कियों को देख के, ठीक है, यही समझ लो आप, ठीक है। लीन और थीन बॉडी होगी, दुबला पतला और एकदम लंबा लंबा हाथ पांव वाला और लंबा एकदम हाइट में लंबा वाला आदमी होता है दोस्तों। आप देखो उसकी मसल्स बहुत वीक होगी, ठीक है। ये ब्लड प्रकृति के लोग होते हैं, सैंग्वाइन टेम्परामेंट के लोग होते हैं, इसीलिए ये वीक मसल्स वाला पूरा कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए याद रखना जो हेयर का कलर होगा ना, बिल्कुल आप हेयर का कलर देखोगे, आइरिस का कलर देखोगे ना, बिल्कुल लाइट कलर का होता है, ठीक है। हेयर और आपके आइरिस का कलर बिल्कुल लाइट कलर होगा। इसीलिए याद रखना ऐसा जो टेम्परामेंट का आपके फिजिकल टेम्परामेंट का जो पेशेंट होगा ना, याद रखना बिल्कुल क्विक काम करने वाला होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंट काम करने वाला होता है, रेगुलर काम करने वाला होता है, फुल और स्ट्रांग पल्स। जब आप पल्स रीडिंग पल्स डायग्नोसिस करते हो ना, आप जब पल्स डायग्नोसिस करोगे इन 2 फिंगर के माध्यम से बताऊंगा मैं आपको, नेक्स्ट मंडे का जो टॉपिक है वो पल्स डायग्नोसिस है। तो यहां पर क्विक, फ्रीक्वेंट, रेगुलर, फुल और स्ट्रांग पल्स जब देखोगे आप बोल दो कि हाँ भाई ये सैंग्वाइन टेम्परामेंट का पेशेंट है, 100% ये सैंग्वाइन टेम्परामेंट है। इसीलिए दोस्तों ये जो पेशेंट आप देखोगे ना बिल्कुल एनर्जेटिक और एक्टिव होते हैं। आप बच्चों को देख लो, आपको 2 तरह के बच्चे अलग दिख जाएंगे, एक वो जो बहुत फुली एक्टिव होता है, एनर्जेटिक होता है, इधर बैठा नहीं इधर हाथ लगाया इधर हाथ लगाया, मान लो ये सैंग्वाइन टेम्परामेंट है, और एक बच्चा होगा जो बैठा रहेगा, ठीक है। याद रख लेना आपको, दीज पीपुल्स आर एनर्जेटिक एंड एक्टिव, बहुत एक्टिव होता है दोस्तों, बहुत एनर्जी होती है इनमें, इसलिए आप बहुत आसानी से पहचान जाओगे दोस्तों। लेकिन जब चिल्ड्रंस को देखोगे ना, याद रखना बोर्न मच मोर हेल्दी, याद रख लेना इस बात को। जब आपको पीडियाट्रिशियन के लेवल पर मैं बहुत सारे सब्जेक्ट ला रहा हूं अभी इस बार के सेम में, आपको याद रखना है दोस्तों, जब आप किसी भी बच्चे को देखोगे और अगर वो बहुत हेल्दी नजर आता है पैदा होते के साथ, पेशेंट बोलता है, उसकी मदर बोलती है कि ये बच्चा पैदा होते से बहुत हेल्दी है, कोई दिक्कत नहीं है उसको, अब ये दिक्कत हो रही है, आप मान के चलो ये सैंग्वाइन टेम्परामेंट का पेशेंट है। अगर लिम्फेटिक होता ना तो पहले ही उसके पेरेंट्स बोल देते कि नहीं साहब पैदा होते से ही बीमार चल रहा है, इसकी सर्दी खांसी ही नहीं जा रही, एलर्जेटिक कंडीशन है इसको, आप मान चल के चलना कि लिम्फेटिक टेम्परामेंट में आ चुका है, ठीक है। ये डायग्नोस्टिक पॉइंट होता है आपके टेबल प्रैक्टिस में, जैसे अंदर प्रवेश करता है आप बता सकते हो। मैं कल आपको बताऊंगा उसके कपड़े के पहनावे से आप कैसे डायग्नोस करोगे, उसके जूते के उसके पांव के रखने से आप कैसे पहचानोगे, उसके बोलने से आप कैसे पहचानोगे, उसके फेस के एक्सप्रेशन से कैसे पहचानोगे, मैं आपको कल बताऊंगा दोस्तों, याद रख लेना। दूसरी बात करते हैं हम दोस्तों मेंटल की।
जितने भी मेंटल सिम्टम होंगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है साइकोलॉजिकल बिहेवियर के लेवल पर। यानी आप साइकोलॉजी को यहाँ पर देखोगे ना, मैं इसीलिए आपको समझाया था स्टार्टिंग में कि साइकोलॉजिकल बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। ऐसे जो सैंग्वाइन टेम्परामेंट के जो पर्टिकुलर पेशेंट होते हैं ना, याद रखना दोस्तों, बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। जैसे मैंने आपको बताया, दीज पीपुल्स आर मोर एक्टिव, चीयरफुल, हमेशा हंसने वाले, चीयर करने वाले दोस्तों, हमेशा स्मार्ट होते हैं, मच इरिटेटेड, बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं दोस्तों। दीज आर इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, क्विक होते हैं, हाइपर सेंसिटिव होते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं दोस्तों, नॉलेज सीकर होते हैं। ऐसे व्यक्ति हर चीज में नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं। स्वीट टॉकर, बिल्कुल मीठी मीठी बात करने वाले होते हैं दोस्तों, यानी आपसे ऐसा मीठा बात करेंगे कि आप घुलकर बिल्कुल चाशनी बन जाओगे दोस्तों। ठीक है, फ्रेंडली बिहेवियर रखते हैं, एक्सट्रोवर्टेड होते हैं, याद रखना, बहिर्मुखी, इंट्रोवर्टेड नहीं होंगे, एक्सट्रोवर्टेड होते हैं दोस्तों, गुड स्पीकर, बहुत अच्छे बोलने वाले होते हैं दोस्तों, याद रख लेना। क्रिएटिव होते हैं, हर काम को अगर करने की उसने ठान ली तो जब तक काम कंप्लीट नहीं होता छोड़ता नहीं है दोस्तों। ठीक है, कोऑपरेटिव होते हैं, बहुत अच्छे से कोऑपरेटिव होते हैं। एंगर, बहुत वायलेंट, ऐसे लोग हर काम में सक्षम होते हैं, लेकिन एंगर, जब क्रोध आता है ना, आसानी से ठंडा नहीं होता दोस्तों, बहुत डेंजरस वहां पर सिम्टम लेकर आता है। इसलिए याद रखिएगा, एंगर, वायलेंट होंगे। चिल्ड्रन हमेशा पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव नेचर का होता है, यानी कुछ ना कुछ करा ही करता है। ठीक है, बिल्कुल एक्टिव होगा, पॉजिटिव होगा, हर काम करेगा तो बिल्कुल बिना सोचे समझे करेगा, पॉजिटिव लेवल पर कि हाँ मैं कर जाऊंगा, और वो कर जाता है दोस्तों। इसीलिए दिस पीपल वांट टू लर्न मोर। ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग आप देखोगे हर चीज को बार बार करने की कोशिश करेंगे और नई चीज को सीखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। दे हैव गुड मेमोरी एंड रिमेंबर एवरीथिंग इजीली। ऐसे जो हम देखते हैं ना दोस्तों, हम में से कई लोग ऐसे होंगे कि जो क्लास में ये चीज को ऑब्जर्व करते होंगे कि यार मुझे तो 3-4 बार समझ में पढ़ता हूं तब समझ में आता है, और ये तो बंदा साला एक बार में इसको कुछ भी बता दो याद हो जाता है। दोस्तों आप मान लो वो सैंग्वाइन टेम्परामेंट का, अपन मिक्स्ड या लिम्फेटिक टेम्परामेंट के। इसलिए कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करिए, कभी भी उससे टैली मत करिए। उसको बाय गिफ्ट मदर फादर से मिला हुआ है कि वहां पर गुड मेमोरी और रिमेंबर एवरीथिंग इजीली वाला जो कैरेक्टर है वो सैंग्वाइन टेम्परामेंट का है दोस्तों। देयर आर वेरी सेंटिमेंटल, वो बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल होता है, लविंग, प्यार करने वाला होता है, जॉयफुल बाय नेचर, हमेशा जॉयफुल नेचर का होता है दोस्तों। इसीलिए ऐसे पेशेंट्स बहुत एक्टिव होंगे, हर काम में अप्रिशिएट करते हैं दोस्तों, कॉपरेट करते हैं। इसलिए याद रखना ये कैरेक्टर। लेकिन अगर आप इलनेस देखोगे तो अब आप मुझे बता दो कौन व्यक्ति इलेक्ट्रोमोपैथ का है जो इस कैरेक्टर को डायग्नोस नहीं कर पाएगा। ठीक है, 100% मैं बताता हूं कि डायग्नोस कर जाओगे। ठीक है, नॉज जब तोते जैसे ऊपर उठी हुई होती है ना, वो सैंग्वाइन टेम्परामेंट का होता है, और जिसके नोज के बीच में ब्रिज होता है, उभार होता है, ठीक है, वो लिम्फेटिक टेम्परामेंट। मैं कल बताऊंगा आपको। ठीक है, अगर आप सैंग्वाइन टेम्परामेंट में इलनेस देख रहे हो, बीमारी देख रहे हो कि भाई इसका कौन सी बीमारी है, याद रखिएगा जब आप सैंग्वाइन टेम्परामेंट के डिसीजेस के जाओगे तो सिंपल सी बात है, दीज पीपल क्लस्टर्स इन हैंड्स ऑफ सडन एंड एक्यूट डिसीजेस। हमेशा याद रखिएगा, ऐसे जितने भी पेशेंट्स आएंगे वो एक्यूट डिसीजेस के लेवल पर आएंगे, अचानक उनमें अफेक्शन डेवलप होता है, और अचानक अफेक्शन डेवलप होने के कारण कॉमन रूप से ये डिसीज आपको देखने को मिलती है दोस्तों। और यही कारण है पीरियडोसिटी, इसमें सबसे कॉमन रूप से पीरियडोसिटी आती है, हाई इंटेंसिटी रिलेटेड टू ब्लड सर्कुलेशन, यानी यहां पर ब्लड का वाइटेशन होता है। इसी कारण से दोस्तों ब्लड सर्कुलेशन की जो इंटेंसिटी होती है बहुत ही ज्यादा आपको टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिलती है। इसीलिए ये कैरेक्टर आपको बताता है कि हम यहां पर कैसे डायग्नोसिस कर रहे हैं दोस्तों। आप देखो ब्लड सर्कुलेशन में हमेशा इंबैलेंस मिलेगा, हमेशा आपको पल्स देखोगे बिल्कुल रैपिड या बिल्कुल स्लो देखने को मिलेगी दोस्तों। ठीक है, एनीमिया हुआ, बिल्कुल आप देखो कैसे आपको पल्स मिलेगी, आप डायग्नोसिस करते हो दोस्तों। इसलिए याद रखना, यहां पर मोर इन्फ्लामेटरी रिएक्शन मिलेगा, पाल्पिटेशन मिलेगा, हिमोरेज की टेंडेंसी मिलेगी, ब्लीडिंग के जितना भी ब्लीडिंग पाइल्स होगा ना आपके सैंग्वाइन टेम्परामेंट में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आप देखो कितनी भी प्रकार का ब्लॉकेज ऑफ वेन्स होता है, आपका ब्लॉकेज ऑफ नोड्स होता है, सब आपको सैंग्वाइन टेम्परामेंट में मिलेगा। यदि आपको हार्ट का ब्लॉकेज नजर आ रहा, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज नजर आ रहा, सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस नजर आ रहा, मायोकार्डियल इंफेक्शन नजर आ रहा, आपको सेरेब्रल इंफेक्शन नजर आ रहा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एक प्रोटोकॉल निर्धारित हो गया कि एंजाइटी को ग्रुप की मेडिसिन दे दो, पेशेंट क्योर हो जाएगा। आप 3 से 4 महीने वेट कर सकते हो, 3 से 4 महीने में चैलेंज कर लो अपने आप से, आप इन चारों प्रकार के केस को रिजॉल्व कर सकते हो। कसरावत सेमिनार में हार्ट स्पेशलिस्ट इलेक्ट्रोमोपैथ के इंडिया में सबसे बेस्ट डॉक्टर संतोष पाटीदार का 2 घंटे का लेक्चर रखा है मैंने, और वो स्पेशली इसीलिए आ रहे हैं मेरे पास, और बताएंगे हार्ट के लेवल पर, ईसीजी के लेवल पर डायग्नोसिस करना, और इवन पूरा डायग्नोसिस हार्ट के लेवल पर, और खुद के बने हुए 2 प्रोडक्ट आप लोगों के लिए गिफ्ट मेरी तरफ से लेकर आ रहे हैं दोस्तों। याद रखना, मोर इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, पॉल्पिटेशन और हिमोरेज के लेवल पर आपको याद रखना है दोस्तों। बहुत ब्रिलियंटली प्रोटोकॉल का यहां पर डेवलपमेंट करता है। इसीलिए आपको याद रखना है, आप जब देखते हो कि ऊपर गर्म लग रहा है लेकिन लिम्स को हाथ लगाते हो बिल्कुल लिम्स ठंडे, ठीक है, आप लिम्स को देखते हो बहुत ज्यादा ठंडा नजर आता है, यानी हाथ वहां बहुत ज्यादा कोल्ड नजर आता है, ये सैंग्वाइन टेम्परामेंट की निशानी है दोस्तों। आप बहुत इजीली डायग्नोस कर सकते हो। ठीक है, अर्ली एंड प्रोफ्यूज मेंस्ट्रुएशन इन फीमेल, आप हमेशा याद रखना, जितनी भी महिलाएं
अर्ली यानी 12 से 11 साल के लेवल पर मेंसेस में आ जाती है और बहुत ज्यादा मेंसेस होता है उनको, सबसे बेस्ट मेडिसिन होती है एंजाइटी को ग्रुप की पल्सेटिला निग्रिकेंस A3। याद रख लेना दोस्तों, अर्ली एंड प्रोफ्यूज मेंस्ट्रुएशन इन फीमेल्स में सबसे बेस्ट रेमेडी होती है दोस्तों। इसीलिए ब्लीडिंग पाइल्स जो होता है वो सैंग्वाइन टेम्परामेंट से जुड़ा हुआ है और जो ब्लाइंड पाइल्स होता है वो लिम्फेटिक टेम्परामेंट से जुड़ा होता है। इसलिए याद रखना दोस्तों, यहां पर इफ द पर्सन इज नॉट क्यूर्ड इन द एक्यूट स्टेजेस, जब आप किसी भी सैंग्वाइन टेम्परामेंट के लेवल पर कोई भी एक्यूट डिसीज को नहीं क्योर कर पाते हो, देन इट विल फॉल इन सब एक्यूट स्टेजेस, क्योंकि धीरे धीरे ही एक्यूट स्टेजेस सब एक्यूट में जाती है और उसके बाद में क्रॉनिक में जाती है दोस्तों। इसीलिए यहां पर जितनी भी एक्यूट डिसीज होगी आपको सैंग्वाइन टेम्परामेंट के लेवल पर होगी, लेकिन जितनी भी सब एक्यूट डिसीज होगी सारी के सारी लिम्फेटिक चैनल पर होगी दोस्तों। इसलिए ये सारे का सारा प्रोटोकॉल इंडिकेट करता है कि आपका लिम्फेटिक टेम्परामेंट किस प्रकार का होता है। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं दूसरे टेम्परामेंट की, लिम्फेटिक की। दोस्तों लिम्फेटिक टेम्परामेंट लिम्फेटिक चैनल से जुड़ा होता है और जब आप लिम्फेटिक चैनल्स को देखोगे तो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन होता है दोस्तों। अगर आपको लिम्फेटिक चैनल्स की बात करूं तो मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं दोस्तों, ये पूर्ण रूप से रिलेटेड है। ये आप देख सकते हो, ये पूरा लिम्फेटिक चैनल है, पूरी बॉडी का लिम्फेटिक चैनल है दोस्तों। और ये लिम्फेटिक चैनल का सिंपल सा स्प्लीन से बहुत बड़ा रिलेशन है और ये पूरे लिम्फेटिक चैनल आपको नजर आ रहे हैं, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इनका पूरा लिंक हमारी डिसीजेस से दोस्तों वहां पर होता है। इसका डायग्राम मैं शो कर दूंगा आप लोगों को, आपको समझ में आएगा दोस्तों। तो याद रखिएगा, जब आप लिम्फेटिक टेम्परामेंट के लेवल पर जाओगे वहां पर आप देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें याद रखने की होगी दोस्तों। आप देखो जितनी भी ग्लैंड्स का सिक्रेशन होता है हमारी बॉडी में वो मोर एक्टिव हो जाती है लिम्फेटिक टेम्परामेंट में, यानी स्टिल इल पर्सन इंटर्स इन सब एक्यूट कैटेगरी ऑफ डिसीजेस। जितना भी लिम्फेटिक टेम्परामेंट में डिसीजेस होगा सब एक्यूट कैटेगरी में होगा। इसलिए याद रख लेना, आप जब यहाँ पर प्रोटोकॉल तय करोगे ना, सबसे पहले न्यूट्रल डोज देना, आपको न्यूट्रल डोज देकर सबको हाइपर और हाइपो एक्टिविटी को बैलेंस करना है। इसलिए न्यूट्रल डोज से लिम्फेटिक टेम्परामेंट का सिक्रेशन करिएगा। प्रोड्यूस डिसीज रिलेटेड विद लिम्फेटिक चैनल, जितने भी लिम्फेटिक चैनल होते हैं जहां लिम्फ का प्रोडक्शन होता है, उस लिम्फ का जो उपयोग करता है वो सारे चैनल इसमें अफेक्टेड होते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पहले, ठीक है, लिम्फ ग्लैंड्स दूसरे नंबर पर, लिम्फ वेसल्स, म्यूकस मेम्ब्रेन, स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सारी चीज वहां पे इन्वॉल्व होती है। इसीलिए जब फिजिकल इंडिकेशन आप देखोगे ना, आपको याद रखना है दोस्तों, एकदम डार्क कलर का, पेल कलर का, लाइट डार्क कलर का कॉम्प्लेक्शन आपको दोस्तों पेशेंट का देखने को मिल जाएगा। आप देखो उसके हेयर होंगे ना बिल्कुल डार्क हेयर, हमने सैंग्वाइन में देखा था ब्राउन हेयर, यहाँ पर एकदम डार्क ब्लैक कलर के हेयर दिखेंगे। ठीक है, आप जब लिप्स और गम्स को देखोगे मोटे मोटे लिप्स और गम्स होते हैं, ठीक है, आप देखो डार्क कलर के गम्स होते हैं। आप वहां पर बॉडी को देखोगे ना, बहुत स्ट्रांग बॉडी होती है दोस्तों, एकदम ब्रॉड चौड़ा चौड़ा फेस नजर आएगा, ठीक है, थिक लिप्स, मोटे मोटे लिप्स नजर आएंगे दोस्तों, एकदम डल कैरेक्टर का ब्रॉड फीचर नजर आएगा दोस्तों। याद रखना, एकदम डल कैरेक्टर का होता है, ब्रॉड फीचर होता है, शॉर्ट हैंड्स और फीट, बिल्कुल छोटे छोटे हाथ और पांव आपको नजर आते हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा ओबेस होता है, या तो बटक्स निकला होगा या उसका जो पेट बेली जो होता है वो निकला होगा। इसलिए याद रखिएगा दोस्तों, मीडियम हाइट होती है, ज्यादा हाइट नहीं मिलेगी, बट मैं भी ओबियस और हमेशा ओबेस होती है दोस्तों। आप देखो ब्लड का सर्कुलेशन हमेशा स्लगिश होता है, हमेशा कम सर्कुलेशन मिलेगा ऐसे लोगों में, ठीक है। आप जो पल्स रीडिंग करते हो बहुत ही स्लो पल्स होती है, बहुत ही सॉफ्ट पल्स होती है दोस्तों। आप जो पल्स रीडिंग करते हो ना, यही चीज देखते हैं दोस्तों हम, ठीक है, ये बहुत सॉफ्ट पल्स होती है, बिल्कुल हल्की हल्की चलती है और इंडिकेशन डायरेक्टली दिखाती है दोस्तों। इसीलिए चिल्ड्रन में जब आपने सैंग्वाइन में देखा था, अर्ली स्टेज में सारा डेवलपमेंट हो जाता है, लेकिन जब कोई माँ बाप से आप पूछते हो कि इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ था, उसके माँ बाप बोलते हैं कि इसका जो है डिलेड डेवलपमेंट हुआ था। ये पूरा का पूरा कैरेक्टर होता है, सैंग्वाइन में अर्ली सिम्टम होते हैं और लिम्फेटिक में डिलेड डेवलपमेंट होता है। अगर ये डायग्नोसिस कर लेते हो ना, तो आप वही देखकर आप बता सकते हो कि भाई इसका क्या क्या डेवलपमेंट है, ठीक है। इसलिए जब फिजिकल साइकोलॉजिकल इंडिकेशन देखते हो, ये फिजिकल बात की हमने, तो मेंटल सिम्टम में जाओगे ना, आप देखो ऐसा पेशेंट डिक्टेटोरियल होता है दोस्तों, हमेशा स्लगिशनेस पाई जाती है उसमें, स्ट्रॉन्ग हेड होता है लेकिन एंगर बिल्कुल सप्रेस्ड होती है, ठीक है। वहां हमने देखा था एक्सट्रोवर्टेड बहिर्मुखी था, यहाँ इंट्रोवर्टेड मिलता है। यानी याद रखिएगा, लेस कैपेसिटी टू बीट स्ट्रेस इन लाइफ, ठीक है। हमेशा याद रखना है दोस्तों, यहां पर अपनी लाइफ में किसी भी प्रकार के तनाव को, स्ट्रेस को सहन नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ा कैरेक्टर होता है लिम्फेटिक टेम्परामेंट का, हमेशा कंफ्यूज माइंडेड रहता है, ठीक है। वहां मैंने क्या बताया था, एक्टिव रहता है, यहां हमेशा कंफ्यूज माइंडेड होता है, यार मैं करूं या नहीं करूं, मैं कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये मेरा काम कंप्लीट होगा या नहीं होगा दोस्तों। यानी खुद पे कंफ्यूजन होता है। आप देखो नेगेटिव और फिक्स्ड आइडियाज होता है, हमेशा नेगेटिविटी में सोचता है और बस फिक्स्ड आइडिया, मेरे ऐसा मैं वैसा, ये देखा वो देखा, बस इससे आगे नहीं जाता, कभी भी एक्टिवेट नहीं करता हो। जबकि सैंग्वाइन टेम्परामेंट हर काम को करता है, पूरा करके छोड़ता है, लेकिन ये पहले करेगा तो सैंग्वाइन से भी तेजी से दिमाग से करेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद काम करके छोड़ देगा। यानी उसको लगता ही नहीं कि मैं काम कर पाऊंगा, तो वो बिल्कुल मेंटल फटीग हो जाता है उसको, ठीक है। इसीलिए पुअर मेमोरी होती है इसके, स्लो होता है, डल होता है, लेजी होता है, बिल्कुल स्लगिश होता है। इसी कारण से दोस्तों ऐसे पेशेंट जो होता है ना, बिल्कुल गर्मी की तरह होते हैं, ठीक है। इसलिए याद रखना वार्मथ होता है, और इसी कारण
जब आप यहाँ पर दोस्तों डिसीज देखोगे तो आपको याद रखना है दोस्तों, डिसीज का डेवलपमेंट चूंकि सब एक्यूट है इसलिए स्लोली डेवलप हो रहा है, ठीक है। वाइटेशन ऑफ लिम्फ देखने को मिलेगा, स्लो डाइजेशन देखने को मिलेगा, एलर्जी की जितनी कंडीशन होती है सब लिम्फेटिक में डेवलप होती है, याद रख लेना। कोल्ड, स्नेजिंग, स्किन डिसीज, ग्लैंडुलर डिस्टर्बेंसेस, ओबेसिटी, हाई यूरिक एसिड, रोमेटिक अर्थराइटिस, ब्लाइंड पाइल्स, ये सब टिपिकली दोस्तों आपके लिम्फेटिक टेम्परामेंट की तो है। अगर आपको पता है तो आप क्यों नहीं क्योर कर सकते दोस्तों, 100% आप क्योर कर सकते हो। इसलिए याद रखिएगा, लिम्फेटिक टेम्परामेंट के जितने भी पेशेंट होते हैं मोस्टली सफर फ्रॉम कैटरल डिसीजेस, नोज, आईज, ईयर, इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, ब्लड वेसल्स, इनसे रिलेटेड आपको 100% केसेस देखने को मिल जाएंगे। याद रखिएगा, यूजुअली दीज डिसीजेस आर रिकरेंट एंड रिलैप्सिंग, ठीक है। ये रिकरेंट बार बार होने वाली होगी, रिलैप्सिंग होगी, सीधा मान जाइए कि लिम्फेटिक टेम्परामेंट में सब एक्यूट है, यानी कुछ दबा हुआ है। तो सबसे पहले देखो जड़ कहां पर है, जड़ को रिमूव करोगे तभी ठीक कर पाओगे। इसलिए कोराइजा देखो, इंडाइजेशन देखो, फ्लैचुलेंस देखो, एनीमिया देखो, ब्रोंकियल अस्थमा देखो, स्वेलिंग ऑफ ग्लैंड्स देखो, आपकी ब्लाइंड पाइल्स देखो, फिस्टुला देखो, पुअर एपेटाइट देखो, ये सारे का सारा केसेस लिम्फेटिक टेम्परामेंट से लिंक करता है, ठीक है। अगर फीमेल में जाओगे आप देख लो, फीमेल में सप्रेस मेंसेस होगा, लेट होगा, स्कैंटी होगा, इरेगुलर मेंसेस होगा, ल्यूकोरिया होगा, क्लोरोसिस यानी एनीमिया के साथ में होगा। इसीलिए दोस्तों जब भी कभी आपको फीमेल्स में कैरेक्टर नजर आते हैं आप सीधे कह दो कि ये लिम्फेटिक टेम्परामेंट की है। इसलिए लिम्फेटिक टेम्परामेंट की मेडिसिन का यूज करे बगैर आप उस पेशेंट को ठीक नहीं कर सकते। इसीलिए आप चिल्ड्रन को देखते हो ना, बच्चों को, आप याद रखना यहाँ पर डिलेड टीथिंग होती है, ऐसे बच्चों को लेट दांत निकलते हैं, ठीक है। वॉकिंग और टॉकिंग भी लेट होता है, बोलना चलना ये जो प्रॉब्लम होती है बहुत लेट सीखता है दोस्तों। इसी कारण से डेफिनेटली आप जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखते हो बहुत सारी चीजें यहां पर आपको टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिलती है दोस्तों, जिसका सीधा सीधा लिंक आपको टेबल प्रैक्टिस में यहां पर देखने को मिल जाता है। और यही कारण है दोस्तों, जब आप यहां पर जितने भी कैरेक्टरिस्टिक व्यूज देखते हो ये आप टिपिकली यहां पर देखते हो। तो दोस्तों आज मैंने आपको दो चीज बताई, क्लियर हो जाना चाहिए कि सैंग्वाइन टेम्परामेंट, लिम्फेटिक टेम्परामेंट का डायग्नोसिस कैसे होता है, ठीक है। कल मैं जो बताऊंगा आपको बहुत अलग तरीके से मिक्स टेम्परामेंट बताऊंगा, उसके साथ में डोमिनेंसी का कैरेक्टर बताऊंगा कि कौन कौन सी डोमिनेंसी आपको देखने को मिलती है, और उन डोमिनेंसी के लेवल पर आपको बताऊंगा कि फिजिकली जब आपको ये कैरेक्टर विजिबल हो गए तो कोई पेशेंट आपके क्लिनिक में एंटर कर रहा है तो आप उसको बोलने चलने, उसके कपड़े पहनने के तरीके से, यानी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप कैसे डायग्नोस करते हो मैं आपको कल बताऊंगा। तो ये था दोस्तों आज का टॉपिक। अगर इससे रिलेटेड किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। नाइस क्लास सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। जेठानी सर, थैंक यू सर। नमस्ते मनीष सर। वेरी गुड क्लास सर। नमस्ते महेंद्र सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर एक प्रश्न था। हाँ जी बोलिए। थैंक यू मनीष सर, बहुत अच्छी क्लास थी। जी गॉल ब्लैडर 7-8 mm का। हेलो सर। हाँ हेलो सर, तो वो 7-8 mm का गॉल ब्लैडर है तो सर वो क्या वो गलेगा? क्यों नहीं गलेगा सर, गॉल ब्लैडर स्टोन गलता नहीं है क्या? तो सर क्या किया जाए उसके लिए? प्रोटोकॉल मत पूछो सर। थैंक यू सर, नाइस क्लास। आप खुद बनाओ ना, मुझे बताओ क्या देते हो आप गॉल ब्लैडर स्टोन पे? सर मैं प्रैक्टिस चालू नहीं किया हूँ, मैं तो पढ़ ही रहा हूँ, मेरी खुद सिस्टर का है। आप अभी फिर वेट कीजिए सर, पूरा सीख लीजिए आप, क्योंकि गॉल ब्लैडर स्टोन इनको दिखने गलता नहीं है, 1 ईयर लगता है मैक्सिमम। उसको पहले स्लॉग बनाना पड़ता है, स्लॉग बनेगा जब धीरे, क्योंकि 4 mm का रास्ता होता है और आपका 8 mm का गॉल ब्लैडर स्टोन है। और दूसरी बात किडनी स्टोन होता है तो वहां पर यूरिन के फ्लो में पानी का फ्लो होता है, आप निकाल सकते हो। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में, और कॉन्सेंट्रेट फॉर्म को जब तक आप वहां पर स्लॉग नहीं बनाओगे, नरम नहीं बनाओगे, तब तक घुल के वो नहीं निकलेगा। इसलिए पहला काम होता है स्लॉग बनाना, दूसरा काम होता है तोड़ना, तीसरा काम होता है धीरे धीरे करके डिजॉल्व के बाहर निकालना। यहाँ पर बेसिकली SpC2 F1 200 में सबसे बेस्ट काम करती है, ठीक है जी सर। जी सर गुड नाइट सर। गुड इवनिंग सर, बहुत अच्छी क्लास है सर। अच्छा सर, 5 तरह का मेडिसिन अगर मिलाना है तो फिर से उसको स्टॉक देना पड़ेगा क्या सर? सर हल्का सा हिला लीजिए आप, हर बार ये क्वेश्चन क्यों पूछते हो? मनीष सर नमस्कार। नहीं स्टॉक तो नहीं देना पड़ेगा ना? बिल्कुल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। जी सर, हर बार और क्लियर हो रहा है सर डायग्नोज, हर बार। जी गौरव सर सर। नमस्कार। एक डाउट सर आज तो आपने बिल्कुल ही ओपन कर दिया सर, आज तो बिल्कुल ही ओपन हो गया। जी सपना मैडम बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं? सर, अभी आपने बताया कि लिम्फेटिक जो बच्चे रहते हैं स्लो होता है, हाँ। स्पीकिंग स्लो होती है या बोलना चलना धीरे सीखते हैं, लेकिन किसी किसी बच्चे को ऐसा होता है कि दांत तो आ जाते हैं सर लेकिन बोलना वगैरह धीरे सीखते हैं, तो वो मिक्स्ड में अपन कंसिडर करेंगे ना सर? वैसा आएगा कि दोनों के गुण देखने को मिलते हैं? इसको दोनों के गुण मिलेंगे। यहाँ डोमिनेंसी लिम्फेटिक की है। हेलो क्या आवाज मनीष नहीं सर। आ रही? जी यहाँ पर लिम्फेटिक डोमिनेंसी ज्यादा है
सेंगलाइन की डोमिनेंसी कम है, ठीक है, मिक्स अच्छा। टेम्परामेंट में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर S5C4RE का बहुत बड़ा रोल होगा, ठीक है। अच्छा सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। हेलो जी। हेलो सर। जी सर नमस्कार। हेलो। हाँ बोलिए सर, बोलिए। हाँ सर, मैं एक्चुअली एक पेशेंट लेके आने वाला हूँ सर आपका क्लिनिक में सर। जी तो सर अपॉइंटमेंट चाहिए सर। सर, आप कभी भी आ सकते हैं, लेकिन सैटरडे संडे आइए तो ज्यादा बेस्ट है। बाकी के दिन क्या, मेरी सर 3 क्लासेस है, मैं ज्यादा टाइम नहीं दे सर पाऊंगा। सेमिनार कब है सर? सेमिनार 24, 25, 26 दिसंबर सर। 24, 25, 26 दिसंबर सर। उसको प्रोटोकॉल भेजेंगे सर बाद में एक डेट के हिसाब से आना कैसे है सर? मैं नागपुर से बिलोंग करता हूँ सर। ठीक है, आपको मैं बता दूंगा सर, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, लिंक ओके शेयर सर, कर। थैंक यू सर मैंने यूरिनरी स्ट्रक्चर का बोलिए हेलो। रविंद्र। सर मैं डॉक्टर यूरिनरी स्ट्रक्चर का वो भेजा सर मैंने आपको, तो उसमें हाँ। मैं पूछना चाहता C17 का 1000 और 5000 जो देने के लिए बताया था, वो कितने कितने अंतर पर दें? सर आपको केवल उसको 3 डोज देना है, फिर 15 दिन बाद रिपीट करना है। क्या ये लगातार देनी है तीनों डोजें? सर डोज अगर शुगर कम हो गई तो क्यों दोगे आप लगातार? अच्छा, तो 15-15 दिन के अंतर पर दे दें सबको? बिल्कुल। तो पहले 10,000 दो ना। हाँ, पहले 10,000 दो, फिर 5,000 दो, फिर 1,000 दो, रिवर्स करते चले जाओ। आपका पेशेंट 6 महीने के अंदर कंप्लीटली क्योर हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। जी सर गुड इवनिंग सर। बाकी प्रोटोकॉल तो मेरा ठीक था ना? हाँ सर बिल्कुल मैं बढ़िया है सर। जसविंदर सर पंजाब से ठीक न्यू सर, ठीक है सर, थैंक यू। जसविंदर जी बोलिए। सर नमस्कार सर। जी नमस्ते। सर आपकी क्लास बहुत अच्छी थी सर, मैंने आज पहले दिन ज्वाइन किया है सर। जी मोस्ट वेलकम सर। सर मेरे को 3 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए EH में। जी तो सर अब मुझे लगता है आपसे बहुत कुछ सीख पाएंगे। सर 16 महीने में मैंने जितना 27 साल में सीखा है, मैंने सारे भाइयों को दे रखा है, सारे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके पंजाब के ही 10 लोग हैं हमारे ग्रुप में, ठीक है। हमारे जुगराज सर है, चरणजीत सर है, ठीक है, काफी लोग हैं, डॉक्टर हितेश पोलसिया, मैडम पोलसिया, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। सर मेरे को भी मास्टर बनना है सर, प्लीज आप कृपा करिए मेरे को बिल्कुल भी सर। पूरा साथ दीजिए। सर आप कंधे से कंधे मिलाकर चलिए, हमारे ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो मिलेगा, हम जितना सीख रहे हैं ना, उससे ज्यादा आप हमें सिखा जाओगे, ठीक है सर ना? ज्वाइन कर लिया, सर ज्वाइन कर लिया है। बिल्कुल मोस्ट वेलकम सर। जी थैंक यू सर। सर नमस्कार। जी सोनी सर नमस्ते। सर कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया सर, आप सुनाओ। सर एकदम बढ़िया। सर आपने सिंगल टेम्परामेंट में एक ग्रुप का मेडिसिन यूज करने के लिए बोला, कौन सी मेडिसिन यूज करना है, ये तो बात की बात है जी। सर लिम्फेटिक में कौन सा ग्रुप यूज करेंगे? सर ज्यादातर तो स्क्रोफ्लोसो और लिम्फेटिको ग्रुप यूज होता है। अच्छा सर। देखिए, लिम्फ का प्रोडक्शन होने तक स्क्रोफ्लोसो, लिम्फ सर। के प्रोडक्शन होने के बाद से वेस्टेज मेटल बाहर निकालने तक लिम्फेटिको। तो ज्यादातर तो दोनों लिंक है, इसलिए हाँ। स्क्रोफ्लोसो 1 to S13 और लिम्फेटिको 1 और 2, ये 2 कॉम्बिनेशन बनता है, वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन सिलेक्ट होता है सर। सर थैंक यू सर। सर कैटरल नमस्ते सर। जी नमस्ते सर कैटरल कंडीशन मतलब वो सर्दी वगैरह होती तब रहती है, और कौन सी कंडीशन में रहता है सर? सर सिक्रेशन जब होता है ना, सिक्रेशन बढ़ना, सीधी बात। आप देखो ल्यूकोरिया हो रहा बहुत ज्यादा जा रहा, ठीक है, कहीं से पानी निकल रहा बहुत ज्यादा हो रहा, ओटोरिया हो रहा ज्यादा हो रहा, नाक से जा रहा ज्यादा जा रहा, ठीक है, पसीना हो रहा ज्यादा हो रहा है, तो ये कैटरल कंडीशन आती है, ठीक है। सर नमस्ते। जी नमस्ते। सर मैं डॉक्टर राजू राणा जी सर। यूपी से हूँ, और डॉक्टर प्रेमवीर सैनी जी के माध्यम से आपके साथ में जुड़ा हुआ हूँ जी। और सर मैंने आज अभी लगभग 15 मिनट पहले पेमेंट सेंड कर दिया है। ठीक है सर, आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, मुझे ग्रुप में शामिल कर लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर। अभी मैं थोड़ा लेट जुड़ा हूँ क्योंकि खाने में क्योंकि बाहर रहता हूँ मैं, और उसमें थोड़ा व्यस्त था। क्लास को जो वीडियो है उसको मैं दोबारा में कोई रिपीट दिक्कत नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमारे ऑडियो वीडियो सारे आपको मिल जाएंगे। आप ग्रुप में जैसे ही जुड़ोगे वहां सब अवेलेबल है, 4 तारीख से जो शुरू हुआ है वो सब आपको मिल जाएगा, आप स्टडी कर लीजिए आप, ठीक है। ओके नमस्कार। नमस्ते नमस्कार। नमस्कार सर। सर वो एप्स अच्छा तो है, लेकिन सर, नमस्ते। उसको सर अपन जैसे अभी मोबाइल ऑफ करके भी अभी सुन ले रहे हैं, लेकिन उसको मोबाइल ऑफ करने के बाद में सर वो क्लास ही ऑफ हो जाती है उस ऐप में। आप जब नेट ऑफ करोगे तो क्लास ऑफ नहीं होगी गुरुदेव। सर नमस्ते। नहीं सर, जो अपन मोबाइल बंद करते हैं ना, स्क्रीन ऑफ करते हैं ना, तो क्लास ही ऑफ हो जाती है। व्हाट्सएप अभी आपकी क्लास चल रही है, अभी ऐसा नहीं होता, अभी बंद भी कर दो तो स्क्रीन। सर अब ऐप का अपना एक लिमिटेशन होता है ना, ऐप के लिमिटेशन के अकॉर्डिंग सब काम होता है। अब ये ऐसी है कि लाइफ में जब तक जिंदा हूं, जब तक वहां की कोई चीजें आपको इधर की उधर नहीं होगी, और बहुत सारी चीजें जो भी मैं जैसे फ्री होऊंगा, सेमिनार्स है, आप देखो डेली एक लेक्चर उस पर एक्स्ट्रा डलेगा, जो वहां पर एक फ्री कंटेंट वाला आपने देखा ना, 1 रुपए वाला। जी सर, ये बहुत अच्छा है सर, उसमें बहुत सारी सुविधा तो अच्छी ही है सर। वो वहां पर आपको इतने